आज के इस संवाद गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज की ये संवादशाला इंटरडिसिप्लिनरी सेंटर फॉर स्वामी विवेकानंद स्टडी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, विशुद्धि फिल्म्स मुंबई या थर्बन फोरम दिल्ली गुरुग्राम और अन्य जितनी भी सहयोगी संस्थाएं हैं उनके द्वारा ये आयोजित की जा रही है। ये विषय ऐसा है जो बहुत ही सामान्य है और इसीलिए इस विषय पे कभी भी हमने चर्चा होते नहीं सुनी। कम से कम आप सबने भी और मैंने भी अपने लंबे इस प्रोफ़ेशन में, करियर में कॉमन सेंस को ना तो किसी को पढ़ाते सुना, देखा, ना किसी ने पढ़ाया, ना किसी ने समझाया और ना ही इसके ऊपर कभी किसी क्लासरूम में या किसी और ने कोई बात की। लेकिन ऐसे-ऐसे अनुभवों से हम सभी ने कॉमन सेंस के बारे में सीखा, जहाँ हमें सबसे कम अपेक्षा थी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर एक मैं बात को आरंभ कर रहा हूँ कि मदर के साथ चलते-चलते सड़क के ऊपर चलते हुए जब मेरे पैर के नीचे एक चींटी आई, तो मदर ने जब मेरा कान पकड़ा, तो वो वाक़या आज तक मुझे याद है कि दिखाई नहीं देता, अकल नहीं है कि चींटी तेरे पैर के नीचे आ गई। तो मुझे वहाँ से समझ में आने लगा कि कॉमन सेंस कैसे और क्या होती है। उसका कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी होता है, उसका फिलॉसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट भी है, उसके और बहुत सारे पक्ष हैं जिनकी हम चर्चा आज करने जा रहे हैं। और चर्चा आरंभ करने से पहले 3 शब्दों को हम थोड़ा-सा ध्यान रखें, ताकि वो ओवरलैपिंग ना हो, कि एक तो जो इंस्टिंक्ट है, एनिमल इंस्टिंक्ट जिसे कहते हैं, ह्यूमन इंस्टिंक्ट कहते हैं, जिसमें हम अक्सर रिएक्ट करते हैं, ये उससे अलग बात है कॉमन सेंस की। दूसरा इंट्यूशन या इंट्यूटिव नॉलेज जिसे आप कहते हैं, ये कुछ उसके साथ मिलती-जुलती है, लेकिन फिर भी उससे थोड़ा-सा भिन्न कई अर्थों में है। और तीसरा जो पक्ष जहाँ पर हम अक्सर बहुत जल्दी जंप ओवर करेंगे वो है कि एथिक्स और मोरालिटी के इश्यूज़ को लेकर के कॉमन सेंस को जो है वो मिलाने की कोशिश करेंगे। तो इन 3 पक्षों को हम पहले ही थोड़े सावधान रहें कि इन 3 पक्षों से थोड़ा-सा जो अलग इसका स्वरूप है, अलग इसकी परिभाषा है, उसको हम पकड़ने की और समझने की कोशिश करें। और चौथी बात जो है कि जब हम कॉमन सेंस शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका संस्कृत में मुझे जो है वो कोई सटीक जो है वो उसका अनुवाद नहीं मिल पाया। तो अपनी स्थूल बुद्धि से सामान्य बोध शब्द का मैंने प्रयोग किया। ज्ञान शब्द जनरल नॉलेज हो जाता या कुछ और अर्थों में चला जाता, तो बोध शब्द जो है वो मुझे लगा कि शायद इसके आस-पास हो सकता है। तो वो आप लोग देखेंगे अपनी-अपनी बात जब हमारे साथ साझा करेंगे, तो उसमें हम इन सारे शब्दों को देखने की कोशिश करेंगे और इन सब पक्षों को देखेंगे। तो चलिए इस सारे विषय को जो कि बहुत कॉमन सेंस के ऊपर है लेकिन बड़ा अनकॉमन है, उसके बारे में हम यहाँ से बात शुरू करते हैं और वो मुझे लगता है सबसे आसान तरीका है कि व्हाट इज़ कॉमन सेंस एंड व्हाट इज़ नॉट द कॉमन सेंस। और पर्टिकुलरली संस्कृत शास्त्रीय दृष्टि से वेस्टर्न पर्सपेक्टिव को मैंने नहीं बिल्कुल भी छुआ, ना मैंने उसमें जाने की कोशिश की। मैंने विशुद्ध रूप से कोशिश की है कि हम संस्कृत के पक्ष से इस सारे विषय को कैसे देख सकते हैं, कैसे उसको एप्लाइड कर सकते हैं। तो आप ये अपने स्क्रीन के बीच में देख पा रहे हैं, ये पंचतंत्र की स्टोरीज़ हैं, हितोपदेश की स्टोरीज़ हैं, वेदांत की स्टोरीज़ हैं और आप साहित्य की भी स्टोरीज़ को देख सकते हैं। मुझे ये कथाएँ बड़ी प्रभावी लगी हैं। ये जो आप पहली स्लाइड में देख रहे हैं, बंदर की कथा, कीलोद पाटिल बानर के नाम से है पंचतंत्र में ये कथा कि जाते-जाते पेड़ काट कर के बढ़ई जो है उसके बीच में एक लकड़ी का टुकड़ा फँसा गया और बंदरों की टोली आई, उसमें से एक बंदर ने उसको उखाड़ना शुरू कर दिया और फिर उसका जब हाथ फँस गया उसके बीच में, तो वो चिल्लाने लगा और फिर उसके परिणामस्वरूप उसको मृत्यु भी प्राप्त हुई। दूसरी कथा जो है वो भी आप लोगों ने सुनी होगी। 2 पंक्तियों में मैं उसको बता देता हूँ कि गधे और कुत्ते की कहानी है कि धोबी के घर में रहने वाले और कुत्ता जो है वो रात को चोर आने पर भी अपना कर्तव्य नहीं करता और गधा उसे उपदेश देने लगता है
और कुत्ता उसे कई तरह के उत्तर देता है, कहानी आपने सुनी होगी। तो उससे जब वो कुत्ता उसकी बात के प्रत्युत्तर दे देता है और नहीं मानता, तो गधा गधा खुद ही रेंकने लगता है, जिससे कि उसका स्वामी धोबी उठकर आता है, रजक उठ के आता है और उसको मारता है, पीटता है और वो गधा जो है अपनी मृत्यु को प्राप्त होता है। तीसरा जो कथा है ये वेदांत की दृष्टि से मुझे वेदांत का पैराबल लगता है और बड़ी महत्वपूर्ण ये कथा है, स्टोरी शॉर्ट स्टोरी कि 10 लोगों ने जब नदी पार की और उसके बाद वो गिनने लगे, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 करके वो चिंता में पड़ गए कि 10वां कहाँ गया? तो गिनने वाला इसमें केवल इतनी ही बात है कि गिनने वाला स्वयं को नहीं गिन रहा था। तो कोई बुद्धिमान व्यक्ति वहाँ से गुज़र रहा था, उसने उनकी परेशानी को समझा और उसको जब 9 तक गिन लिए तो 10वां जो गिन रहा था उसकी ओर उसका हाथ करवा दिया। तो ये एक कॉमन सेंस की बात थी, जो किसी विद्वान से समझ में आई। और ये तो आधुनिक विद्वानों के आधुनिकता का जो विज्ञान है, आधुनिकता का जो विकास है, ये उसकी स्थिति आप देख पा रहे हैं कि किस तरह का कॉमन सेंस हम लोगों का है, कि सूट-बूट पहन के उसी शाखा पे बैठ के उसी को हम काट रहे हैं, उसी धरती को हम नष्ट कर रहे हैं, जिस धरती पर हम जीवन ले रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक आरंभ करने के लिए मुझे लगा कि सरलतम बात हो सकती है, इस चर्चा को, इस संवाद को आरंभ करने के लिए। पंचतंत्र में हमें कई श्लोक भी मिलते हैं, वो आप सब पढ़ के ही आए होंगे मुझे लगता है, जो मैंने नोट आपके साथ साझा किया था। लेकिन फिर भी उसमें से ये श्लोक एक बार मैं पढ़ देता हूँ और अगले फिर 10 मिनट में मैं आप लोगों के साथ बाकी सारी स्लाइड्स शेयर करूँगा। वरं बुद्धिर्न सा विद्या विद्यया बुद्धिरुत्तमा बुद्धिहीनाः विनश्यन्ति यथा ते सिंहकारका। Scholarship is less than sense, therefore seek intelligence. Senseless scholars in their pride made a lion they then they died. ये कथा भी आप सबने सुनी होगी कि 4 बड़े पंडित स्कॉलर नए-नए पढ़ के निकले थे और रास्ते में जाते-जाते उन्होंने शेर की हड्डियाँ देखी और उन्होंने कहा कि हम अपनी विद्या का प्रयोग करेंगे और उसको जीवित कर देंगे। लेकिन चौथा जो अनपढ़ था उनमें से, वो ज्ञानी नहीं था लेकिन उसके पास कॉमन सेंस थी, उसने कहा कि तुम जीवित कर रहे हो तो लेकिन मुझे पेड़ पे चढ़ने दो। और उन्होंने जिस तरह का अपना प्रयोग किया और सिंह जीवित होकर के उनको खा गया, लेकिन जो स्कॉलर नहीं था, लेकिन कॉमन सेंस से भरा हुआ था, वो जीवित रह गया। और बार-बार संस्कृत में ये बात तो आती ही है कि शास्त्र ठीक है, स्कॉलरशिप ठीक है, यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा। जिस व्यक्ति की अपनी प्रज्ञा नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम। शास्त्र उसका क्या करेगा? तो इसका मतलब है कि आपके पास एक कॉमन सेंस बहुत आवश्यक तत्व है, वो होना चाहिए, तभी शास्त्र जो है उसकी दृष्टि खुलेगी, वही आपका तभी उपकार कर पाएगा। इसी तरह की ये कुछ और कहानियाँ हैं, जहाँ पे महाजनो येन गतः स पंथा, इस पंचतंत्र की कहानी को भी आप सबने सुना ही होगा कि 4 मित्र हैं और वो निकले कि भई हम भी चल कर के दुनिया में अपने विद्वत्ता को प्रदर्शित करें और मान-सम्मान करें। तो रास्ते में जब वो चल रहे थे तो उन्होंने देखा कि भई ये ऊँट चल रहा है, तो ऊँट के पीछे चल पड़े कि क्योंकि महाजनों येन गतः स पंथा। फिर उसके बाद वो जाते-जाते वहाँ पे लोग मिले श्मशान में, तो वहाँ पर जो है गधा एक खड़ा था श्मशान में, तो उन्होंने जैसा शास्त्र याद किया हुआ था कि राजद्वारे श्मशाने च यस् तिष्ठति स बांधवः, कि राजद्वार और श्मशान में जो रहता है, वही बंधु होता है। तो ऐसी-ऐसी अटपटी-सी वो व्याख्याएँ, ज्ञान का अनुचित व्याख्या करके वो इस कहानी के पात्र बनते हैं और बड़ी सुंदर उसमें वो प्रस्तुति देते हैं। और फिर उसके बाद इष्टम धर्मेण योजयेत, मैं सारा नहीं पढ़ रहा, लेकिन ये आपको केवल एक आउटलाइन दे रहा हूँ। और वहाँ पर जब उनको ये याद आया कि हमने तो ये भी पढ़ा हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, उस ऊँट के साथ गधे को बाँध दिया। और वो जो ऊँट जो है घबरा कर के जब भागा, तो धर्मस्य त्वरिता गति, उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि धर्म की बड़ी त्वरित गति होती, तीव्र गति होती है, इसलिए ये धर्म ही है, ऊँट जो है, क्योंकि उसकी गति बड़ी तीव्र है। तो ऐसी-ऐसी मूर्खताएँ आज के युग में जो हम लोग कर रहे हैं, विकास के नाम पर, बौद्धिकता के नाम पर और जितना आडंबर हम कर रहे हैं, वो लगभग ऐसी ही स्थिति हमें देखने को मिलती है।
तो इसलिए एक ओर पांडित्य की आपको आवश्यकता है, लेकिन दूसरी तरफ आपको कॉमन सेंस जिसमें व्यवहार ज्ञान, लोकाचार भी सम्मिलित है। अब जब हम इस कॉमन सेंस शब्द को समझना चाहते हैं, तो उसमें 3-4 शब्दों को आप देखें, उसके तत्व मैं समझता हूँ, क्योंकि हमें कॉमन सेंस की जब बात करनी है, तो उसको परिभाषित भी करना होगा और उसके तत्वों को भी पहचानना होगा। तो सबसे पहला जो तत्व मुझे लगता है और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसके ऊपर विचार करें, अपने-अपने विचार को प्रस्तुत करें, वो है कि विवेक क्या है? द एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, गुड एंड बैड। फिर उसमें वैचारिकता जो रिफ्लेक्शन है, द कैपेसिटी टू थिंक क्रिटिकली। फिर उसके बाद उसमें युक्ति, जो लॉजिक या रीजनिंग आप कह सकते हैं, द एप्लीकेशन ऑफ लॉजिकल रीजनिंग टू अराइव एट साउंड कंक्लूजन्स। और चौथी उसमें जो कॉमन सेंस में बड़ी महत्वपूर्ण बात है संस्कृत शास्त्र की दृष्टि से, वो है उसकी उपयोग परकता, प्रैक्टिकलिटी, द एबिलिटी टू अप्लाई थ्योरेटिकल नॉलेज इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस। अब इसी सामान्य बोध के 2 पक्ष आपको और दिखाई देते हैं कि एक तो प्रतिभा होनी बहुत ज़रूरी है, इंट्यूटिव इनसाइट, ये इसका एक पक्ष हो सकता है और उसका ज़िक्र बार-बार आता है। कश्मीर शैविज़्म में तो पूरा का पूरा प्रतिभा सिद्धांत ही प्रतिपादित है। योग दर्शन में प्रतिभावाद सर्वम आदि-आदि है और लिटरेचर में जो आप साहित्य शास्त्र पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी प्रतिभा का बार-बार उद्धरण आता है कि कैसे प्रतिभा के बिना जो है वो कोई रचना संभव नहीं होती। और दूसरा जो पक्ष है वो है लोक व्यवहार का पक्ष, जो वर्ल्डली कंडक्ट या प्रैक्टिकल नॉलेज जिसे आप कहते हैं। और सामान्य बोध में जो कॉमन सेंस जिसे हम प्रयोग करते हैं वो प्रत्यक्ष और अनुमान पर आधारित होती है, कि धुएँ को देख कर के आप कह देते हैं कि पर्वतो वह्निमान, ये आपको ज्ञान हो जाता है। क्यों? क्योंकि धूमवत्वा धुआँ है वहाँ पे। और प्रत्यक्ष जो है, वो आप लोगों को जीवन में तो है ही है, रोज़मर्रा का हमारा व्यवहार जो है वो इसी प्रकार चल रहा है। अब इसकी रेलेवेंस जो है, रेलेवेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ संस्कृत शास्त्रीय कॉमन सेंस वो क्या है? वो 4 हमें उन पे 4 पे पक्षों पे बात करनी है कि क्रिटिकल थिंकिंग का एस्पेक्ट क्या है इसका? डिसीज़न मेकिंग में ये कैसे हमारे हेल्प कर सकती है कॉमन सेंस और कैसे इसको हम बढ़ाएँ, कैसे इसको निश्चित करें? प्रॉब्लम सॉल्विंग में कॉमन सेंस जिसे आप आम भाषा में शायद जुगाड़ भी कह सकते हैं। जुगाड़ टेक्नोलॉजी जो कि बड़ी कॉमन है हमारे भारत में। और चौथा जो है इमोशनल इंटेलिजेंस जो है वो जो सामान्य बोध है, कॉमन सेंस है, उसको डेवलप करने में वो बड़ी सहायक होती है। तो विवेक, विचार, युक्ति और उपयोग, ये 4 पक्ष हमें चर्चा के दौरान हमें ध्यान रखने होंगे। अब इसकी जो एक थोड़ी-सी एप्लीकेशन भी आप देख लें कि कहाँ-कहाँ मुझे लगता है कि जितने भी विषय हैं, वो सारे के सारे कहाँ से आरंभ होते हैं, वो सारे के सारे विषयों का आधार जो है कॉमन सेंस है। चाहे वो सोशियोलॉजी है, फिलॉसफी है। फिलॉसफी की जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि प्रत्यक्ष और अनुमान के रूप में उसका हम प्रयोग करते हैं। फिर इसी तरह से एंथ्रोपोलॉजी में आप देखते हैं, इतिहास पुराण से आप सीखते हैं, वो कॉमन सेंस की बातें कि लोक व्यवहार तब कैसा रहा होगा, तो उसका आप अनुमान कर लेते हैं। इसी तरह सोशियोलॉजी का आधार धर्मशास्त्र की कॉमन सेंस है, जैसे मनुस्मृति आदि में हम देखते हैं कि सामान्य धर्म क्या होता है और विशेष धर्म क्या होता है। तो सामान्य धर्म जो है, वो एक कॉमन सेंस के पक्ष को बताता है। इसी तरह साइकोलॉजी में योग, आयुर्वेद की दृष्टि से कॉमन सेंस जो है, वो आपकी बुद्धि और मन की स्वस्थता को लेकर के है। पॉलिटिकल साइंस में आपको अर्थशास्त्र से सामान्य बुद्धि या कॉमन सेंस के विषय में सीखने और समझने को मिलता है कि किस तरह की नीति का आपने कब प्रयोग करना है, शत्रु के साथ और बाकी लोगों के साथ। इसी तरह जब आप कॉमर्स और मैनेजमेंट के साथ इसको देखने लगते हैं कि वहाँ पे भी हमें इसके आधार मिलते हैं कि सारी की सारी कॉमर्स और मैनेजमेंट जो है वो कॉमन सेंस से शुरुआत उसकी होती है। क्योंकि जब आप मार्केट डिमांड की बात करते हैं, ओवरस्टॉकिंग की बात करते हैं, तो आपको कॉमन सेंस यूज़ करनी पड़ती है कि कस्टमर्स को क्या रिक्वायर्ड है और क्या नहीं है। तो आपको इसके कई सूत्र जो हैं वो संस्कृत शास्त्रों में मिलते हैं, लेकिन ना हम इन चीज़ों को कभी एक्सप्लोर करते हैं, ना हमने कभी इसको मुख्य धारा में लाने का हमने प्रयास किया। इसी तरह लीडरशिप और गवर्नेंस राजनीति में भी आपको मैनेजरियल कॉमन सेंस जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है जिसका हमें प्रयोग करना आना चाहिए।
और इसी तरह रिसोर्स मैनेजमेंट में भी आपको सबसे ज़्यादा कॉमन सेंस की आवश्यकता होती है कि आय-व्यय कितनी है, कितना आपने संग्रह करना है, आदि-आदि ये सारी बातें आप जानते ही हैं और मुझे लगता है कि जिस तरह से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, आपके सामने अपनी परंपरा में से बहुत सारी बातें उभर कर आ रही होंगी। इसी तरह कौटिल्य जो है, वो भी बुद्धि और विवेक के ऊपर बहुत अधिक बल देते हैं और वो जैसे कि आप जानते हैं कि वो कई बार कहते हैं कि विश्वस्ते अपि न विश्वसेत् कि भी विश्वास करने वाले पे भी कभी विश्वास ना करें। और इसी तरह एथिक्स इन बिज़नेस की भी जब आप बात करेंगे तो वहाँ आपको कॉमन सेंस की ज़रूरत पड़ती है, कि वहाँ पे भी आप जानते हैं कि भई कहाँ आपको कितनी चीटिंग करनी है, कितनी चीटिंग नहीं करनी चाहिए, प्रॉफ़िट कितना लेना है, कितना नहीं लेना। तो एक एथिकल इश्यूज़ जो हैं वो आप कॉमन सेंस से ही सुलझाते हैं। इसी तरह जो लिटरेरी क्रिटिसिज़्म है जिसकी पहले मैं बात कर रहा था कि प्रतिभा के बिना जो है वो कोई भी साहित्य नहीं रचा जा सकता। तो जब आप इस कॉमन सेंस के धरती पे खड़े होकर के आप देखते हैं, रस का विश्लेषण करने लगते हैं, तो वहाँ पे भी सबसे पहले कॉमन सेंस ही महत्वपूर्ण होती दिखाई देती है। क्योंकि आपने अगर इमोशनल फ्लेवर लेना है, आपने समझना है भरत के नाट्य शास्त्र के माध्यम से, तो वो आपको एक कॉमन सेंस की वहाँ सबसे बड़ी ज़रूरत है, क्योंकि भाव कॉमन सेंस की बात है। इसी तरह इंटरप्रिटेटिव रीज़निंग साहित्य शास्त्र में जो है कि काव्य पोएट्री का अगर आपने एनालिसिस करना है, तो सबसे पहले तो आपको कॉमन सेंस होनी चाहिए, तभी आप ध्वनि को और बाकी सब शब्दों को, प्रतिभा आदि को समझ पाएँगे। इसी तरह स्ट्रक्चरल इनसाइट्स अलंकार जिन्हें आप कहते हैं, वहाँ पर भी कॉमन सेंस आपको चाहिए कि क्वालिटीज़ कैसे आएँगी, कैसे शब्द गुण बनेंगे और किस तरह से दोषों का परिहार करेंगे, ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी अपने टेक्स्ट में। इसी तरह उन सारे साहित्य का जो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट है, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, लेकिन वो कहाँ से पकड़ में आता है, वो कॉमन सेंस से ही पकड़ में आएगा। नहीं तो फिर वही होगा कि ऊँट के साथ हम गधा और गधे के साथ ऊँट को जोड़ने के कार्य करते रहेंगे। और इसी तरह जो है ये विवेक ज्ञान जो है उसको हमें प्रयोग जैसे-जैसे करना सीखेंगे वैसे-वैसे हमारी कॉमन सेंस हमारी सहायता करेगी। और कॉमन सेंस ही हमें बताती है कि उत्तम काव्य क्या है, अधम काव्य क्या है, ये सारी बातें इस सारी स्लाइड में हैं। इसके अलावा साइंसेस में भी आप लोग देख सकते हैं कि ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी में जहाँ पे आप सेलेस्टियल पैटर्न्स को देखते हैं, मून साइकिल्स आदि-आदि ये सारे के सारे क्या हैं कॉमन सेंस की बातें हैं। आयुर्वेद में भी आप कॉमन सेंस को बड़ा महत्व देते हैं क्योंकि डॉक्टर जो है सबसे पहले तो कॉमन सेंस से ही आपके बुखार को, आपकी विकृतियों को पहचानता है। मैथमेटिक्स में, गणित में भी कॉमन सेंस की बहुत बड़ी ज़रूरत है। वहीं से आप शुरू करते हैं कि 2 जमा 2 जो है वो 4 होगा और उसके आगे क्या होगा। मैं इसकी व्याख्या में नहीं जा रहा, ये सारी स्लाइड्स मैं आपके साथ बाद में शेयर कर दूँगा। इसी तरह फिज़िक्स और कॉस्मोलॉजी जिसमें भूत विद्या जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर वैशेषिक सूत्रों में आपको पंच महाभूतों के बारे में जो जानकारियाँ मिलती हैं, वो कॉमन सेंस से ही आरंभ होती हैं। और इसी तरह वास्तुशास्त्र आर्किटेक्चर जो है उसमें कैसा प्लॉट हो, किस तरह की धरती हो, ये सारी कॉमन सेंस से सारी बातें शुरू होती हैं जो आगे चल के विशिष्ट ज्ञान में परिवर्तित होती हैं। अगले 5-7 मिनट में मैं अपनी बात को विश्राम दूँगा और फिर आप लोगों के साथ हम चर्चा आरंभ करेंगे। अब ये बातें तो हमें पता लग गई कि कॉमन सेंस को की एप्लीकेशन यहाँ-यहाँ है, लेकिन उसको करना कैसे है? कैसे हमें जिन लोगों में कॉमन सेंस है, उनकी कैटेगराइज़ेशन कैसे करनी है? तो मुझे लगता है कि इस स्तर पे हमें ये थोड़ा-सा देखना चाहिए कि अगर व्यक्ति में विवेक है, संयम है, दक्षता है, सत्य बोलने की क्षमता है या सत्य को पहचानने की क्षमता है और सम्यक दृष्टि है, नीति है, एथिकल कंडक्ट है और स्मृति है, तो ऐसे लोगों में जिनमें ये क्वालिटीज़ हैं, उन क्वालिटीज़ के आधार पर हम उनके कई तरह के विभाजन कर सकते हैं। जैसे कि विवेक के प्रथम स्तर पे रहने वाले को आप बिगिनर कह सकते हैं, इंटरमीडिएट कर सकते हैं, मध्यम कह सकते हैं, एडवांस कह सकते हैं, जो सिद्ध है और फिर उसमें ऋषि लोग भी आते हैं। इसी तरह जो संयम की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो उसमें अधम, मध्य और जो उत्तम है, उन लोगों को हम ले सकते हैं। तो ये मैंने एक प्रयास
करने का प्रयास किया है कि इस तरह से अगर हम इसको कैटेगराइज़ कर लें कॉमन सेंस को, कि किस व्यक्ति में कौन से अंश की कितनी मात्रा है, तो उस आधार पे हम लोगों के कैटेगराइज़ेशन कर लें। अब जब कैटेगराइज़ेशन करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई सर्वे करना पड़ेगा, कोई क्वेश्चनेयर्स देने पड़ेंगे, तभी जा कर के हम ऐसे मूल्यांकन कर पाएँगे। और उसी के लिए मैंने आज सुबह जो है आप लोगों के साथ एक फॉर्म जो है, सर्वे फॉर्म जो है वो शेयर किया है। उसमें इसी तरह के प्रश्नों को हमने लिया है, उनके आप उत्तर देंगे, तो आप उन सबको उसके रिज़ल्ट्स के आधार पर अपना-अपना मूल्यांकन भी कर सकते हैं। और अगर भविष्य में कहीं पर हम आईकेएस के अंदर कॉमन सेंस के ऊपर अगर 2 क्रेडिट का अगर कोई कोर्स शुरू करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो हमारी बहुत सहायता कर सकता है। हम उसको एक ठोस रूप दे सकते हैं, उसको पढ़ा सकते हैं, उसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं, उसको थ्योराइज़ कर सकते हैं और वो एक बहुत बढ़िया कोर्स चल सकता है। तो उसमें जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं कि विवेक को लेकर के प्रश्न ये था, हालाँकि ये आपको बड़े प्राइमरी लेवल के लग सकते हैं, जो विद्वान लोग हैं। लेकिन आप इसको स्टूडेंट्स के एंगल से देखें, बीए लेवल के या उससे भी नीचे के स्तर पे, व्हेन फेस्ड विद अ मॉरल डायलेमा, हाउ डू यू डिसाइड व्हाट इज़ राइट? तो अब यहाँ पर आप अपनी कॉमन सेंस से जो है, आप इसमें से किसी का भी उत्तर दे सकते हैं। और अगर आप में से जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, रिप्लाई किया है, वो आप लोग इसमें से उत्तर दे सकते हैं। इसी तरह संयम को लेकर के, हाउ डू यू हैंडल अ सिचुएशन वेयर यू आर प्रोवोक्ड और टेम्प्टेड? उसमें भी 4 ऑप्शंस दिए हैं। इसी तरह दक्षता को लेकर के और इसी तरह से आगे जो है कॉमन सेंस, फिर मैंने आगे चल के पंचतंत्र के आधार पे कॉमन सेंस के क्वेश्चंस को डिज़ाइन किया है। हालाँकि ये बड़े प्राइमरी लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो लेकिन आप इसमें सुझाव दे सकते हैं कि इनको हम कैसे ज़्यादा बेहतर, ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा उपयोगी बना सकते हैं। तो पंचतंत्र के कहानियों के आधार पे हालाँकि श्लोकों को भी मैं इसमें ऐड अप कर दूँगा, क्योंकि इतना समय नहीं था सुबह उठ कर के इन सबको बनाने में, कि डू यू बिलीव इट्स वाइज़ टू यूज़ क्लेवरनेस टू एस्केप अ डेंजरस सिचुएशन लाइक द क्रो एंड द कोबरा? और इसी तरह के ये सारे प्रश्न हैं, मैं इनको नहीं दोहराने जा रहा। और इसी तरह से फिर विदुर नीति और नीति शतकम से भी प्रश्नों को 10-10 प्रश्न इनमें से लिए, उनको डिज़ाइन किया है और इसके आधार पर हर कोई अपना-अपना मूल्यांकन कर सकता है। और वो डाटा इकट्ठा होने पर हम इसका एक कोई पेपर भी छाप सकते हैं, जो लोग जिनकी भी आप में से रुचि हो, कोई पेपर पब्लिश करना चाहता हो या कोई रिसर्च वर्क करना चाहता हो, ये सारा डाटा मैं उसके साथ शेयर कर दूँगा। तो कुल मिलाकर के मेरी ओर से ये एक ब्रॉड आइडिया था कि इस तरह से हमें इस सारे विषय को अप्रोच करना चाहिए। और इससे पहले कि मैं आप लोगों के साथ अ आप लोगों को आमंत्रित करूँ अपनी-अपनी बात रखने के लिए, मैं वो फॉर्म भी थोड़ा-सा आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो सुबह शेयर किया था, कुछ लोगों ने रिप्लाई किया, तो मैं केवल उसमें आप लोगों के साथ अ, शेयर कर रहा हूँ, जो उसमें अ अभी तक वैसे 11 रिस्पॉन्सेज़ आए हैं, लेकिन आ जाएँगे। लेकिन मैं केवल आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह से हम उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मिनट। जी, ये देखिए प्रोफ़ेशन के आधार पर हमें ये रिस्पॉन्सेज़ मिले हैं और डिफरेंट स्टेट्स बिहार से लेके चंडीगढ़ तक के इन लोगों ने किया है। और इस तरह से ये हमारे पास सारे रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, जो मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। हालाँकि मुझे ये पहले बात ध्यान में आ जाती, मेरी कॉमन सेंस पहले जाग जाती, तो ये क्वेश्चनेयर मैं पहले डिज़ाइन कर लेता हफ़्ता 10 दिन पहले। लेकिन अब विचार का क्या कर सकते हैं, उस पे अपना बस नहीं होता, जब आते हैं, नहीं आते तो नहीं आते। तो वो जब आया, तो वो बना लिया और लोगों ने, उनका धन्यवाद है जिन लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है इन सारे विषयों के ऊपर। तो ये रिज़ल्ट्स हमारे पास विवेक को लेकर के आया है। सॉरी, इसी तरह से ये दक्षता को लेकर के ये रिज़ल्ट है हमारे पास। और मैं बाकी आपको ये दिखाता हूँ कि जो येस नो वाले हैं, कि डू यू बिलीव इट्स वाइज़ टू यूज़ क्लेवरनेस टू एस्केप डेंजरस सिचुएशन? तो उसमें 36% लोगों का ये हामी है। और
आप ये देखिए कि बड़ी मज़ेदार बात है कि 36% ही एक नो कह रहे हैं। मतलब कितनी किस दृष्टि से इन क्वेश्चन्स को देखा गया होगा और रिप्लाई किया गया होगा। तो और 18% लोग जो हैं वो उनको नहीं पता और 9% लोग जो हैं वो कहते हैं कि वी डोंट वांट टू आंसर। तो ये बड़ी मज़ेदार चीज़ें हैं। कई बार जब इस तरह के सर्वेज़ कंडक्ट करते हैं और उनके जो रिज़ल्ट्स आते हैं, तो वो बड़े एक अद्भुत आपको अनुभव देते हैं, मज़ेदार अनुभव देते हैं। तो ख़ैर ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा था और इसमें किसी का कोई आइडेंटिटी वाली कोई इश्यू नहीं है, केवल ये एकेडमिक एक्सरसाइज़ है और ये जानने के लिए है कि क्या हम कभी निकट भविष्य में आईकेएस के अंडर या हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर कभी हम 2 क्रेडिट का 3 क्रेडिट का कोई कोर्स कॉमन सेंस के ऊपर, संस्कृत शास्त्र के ऊपर, अपनी परंपरा के आधार पर हमको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, नहीं कर सकते और उसमें किस तरह से हम सिलेबस को डिज़ाइन करेंगे, किस तरह से पढ़ाएँगे, आदि-आदि ये सारी बातें हैं। तो ये कुल मिलाकर के मैंने आपके साथ अपनी बातें साझी कर ली हैं। तो अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप लोग इस सारे विषय के ऊपर अपना-अपना जो वक्तव्य है संक्षेप में ताकि सभी लोग जो हैं उसमें भाग ले सकें। तो सबसे पहले आदरणीय स्वामी जी अक्षय चैतन्य जी गढ़वाल से हैं। उनका रिस्पॉन्स रहेगा। तो मेरा उनसे निवेदन है कि संक्षेप में अपनी बात रखें, फिर उसके बाद बाकी लोग। जी। शिवा से पंथाना संतो, बड़ा शुभ दिन है आज का। इस कार्यक्रम के साथ में संगति अद्भुत लगी है कि एक तरफ है एकादशी, दूसरी तरफ चर्चा है सेंस की, तीसरी तरफ संदेश में एक बिंदु है सेंसलेस स्कॉलर्स। जी हाँ, एकादशी का क्या अर्थ है? सही में देखें तो शतपथ ब्राह्मण तथा अन्य बड़े ग्रंथों में इसकी एक ही परिभाषा है कि एकादश इंद्रियों का संयमित प्रयोग वो है। इसका न तो खान पान से कोई लेना देना है न कुछ और। बाद के महानुभावों ने क्या परिचय दिया और इसकी परिभाषा क्या बना दी उससे हम लोग परिचित हैं और यही पक्ष गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में रखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो भगवत गीता देखें तो अर्जुन को पता था कि किससे युद्ध होने वाला है। अर्जुन और कृष्ण में साले बहनोई का रिश्ता था, मेरे भाई का रिश्ता था, बंधु का रिश्ता था और उसको पता था कि श्री कृष्ण कौन है, सब कुछ पता था। फिर भी बहका तो बहका, एकदम बहने लग गया। क्यों, क्या कारण है? ये है यहां पर सेंस की बात कि वो सेंसलेस बन गया था उस समय। क्यों बना? अभिमान। किस अभिमान के चलते? अगर आप महाभारत का अध्ययन करोगे तो देखोगे कि जब युद्ध होने के पहले जो अंतिम बैठक हुई थी युधिष्ठिर जी के तंबू में, कैंप में, तो सबके सामने इसने कहा कि मैं अकेला ही बहुत हूं, मैं कृष्ण के साथ में अकेले ही जाकर तीनों भुवन के सारे जीवों को समाप्त कर सकता हूं, मेरे पास में है जिसकी जानकारी किसी को नहीं। तो ये है मिथ्याभिमान, देहाभिमान, जिसमें युद्ध एक व्यक्तिगत संपत्ति के रूप में सामने आता है। तो जानिए बात, वहां पर भगवत गीता तो अवतरित होगी ही होगी। भगवत गीता पूरी की पूरी सेंस पर आधारित ग्रंथ है। अब दूसरे अध्याय में देखे सिद्ध प्रत्यक्ष का भाषा, कोई जवाब नहीं दिया श्री कृष्ण ने। पूरी गीता में एक ही प्रश्न है सन्यास के ऊपर, सीधे सीधे कुछ भी नहीं कहा, पर इस तरह से समझा दिया कि सारी बातें समझ में आ जाए। ये है सेंसफुल। और सेंसलेस के मामले में भले ही हम लोग चाहे जितना भी कह लें, पर देखिए आप, सेंस की बात की चार्वक दर्शन ने, उसको एकदम दरकिनार कर दिया। सेंस की बात की यक्ष युधिष्ठिर संवाद जिसमें 125 प्रश्न है, उसको भूल गए, उसकी व्याख्या अपने हिसाब से कर दी, पर्वों की व्याख्या अपने हिसाब से कर दी। मतलब सही में हम लोग क्या चाहते हैं खुद हम लोग को कई बार पता नहीं होता। उस बंदर वाली हालत है कि उसको दोनों हाथों लड्डू चाहिए, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। वो मटके में हाथ देता है निकालने के लिए, पर चूंकि मटका छोटा है और मुट्ठी बड़ी है तो न तो वो मुट्ठी खोलता है न उससे वो निकाल पाता है। ये हालत है। तो फिर हम सही में क्या चाहते हैं और क्या कर रहे हैं और कहाँ हमें समर्थन करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए। हम चूंकि हम लोग को कंफर्ट जोन इतना प्यारा हो गया है कि हम लोग उससे आगे निकल नहीं सकते।
जी, भाषा के अनुसार देखें तो न्यूरो लिंग्विस्टिक देखो या आप सोशल साइको लिंग्विस्टिक के आधार पर भी इस विषय को देखें, तो जो प्रोसेसिंग होती है भाषा के अंदर और जिस तरह से अभिव्यक्ति होती है, उसमें क्या है, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय उस हिसाब से कार्य करना शुरू कर देती है। तो ये जो संयम और नियम है, यही तो है एकादशी, और यही तो सेंसफुल। नहीं तो विद्वान तो कहने को तो आज गली गली सभी कोई अपने आप को विद्वान मानते हैं, भगवानों की तो कमी नहीं है अपने यहाँ। हर दूसरा तीसरा आदमी तो अपने आप को भगवान से कम समझता ही नहीं है। तो ये है सेंसलेस और सेंसफुल। इसीलिए ये जो शब्द प्रयोग हुआ है सेंसलेस स्कॉलर्स, इन शब्दों में ही पूरी व्याख्या पूरी समाहित हो जाती है कि सही में हम लोग चाहते क्या हैं, विवेक के नाम पर, वैराग्य के जी, नाम पर और सब चीजों कोई भी मूल्य रखें तो भगवत गीता तो वही तो समझा रही है। आपके 13वें अध्याय में देखिए, 16वें अध्याय में देखिए, पूरे मूल्यों से भरती है। और सही में हम लोग क्या कर रहे हैं, रसनेन्द्रिया बना दिया है। स्वामी रामतीर्थ हुए थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि हिंदू धर्म है एक रसोई धर्म मन में परिवर्तित हो गया है। क्यों कही उन्होंने, पीड़ा में कही थी ये बात कि अभी भी वही परंपरा चली आ रही है, कौन मुंह खोले, बस सब बहे जा रहे हैं, सब उस व्यवस्था में हाथ धोए जा रहे हैं। अन्यथा मत जी, लेना जी, आप जी, लोग, जी, पर यही है हम सबकी स्थिति कि हम लोग को बस दोनों हाथ दो लड्डू चाहिए, दसों बस पूरा लाभ चाहिए, और कोई जी, आग्रह करे तो ठीक है, उससे भी लाभ ले लेंगे, नहीं तो अपने तो लाभ भोग ही रहे हैं। तो ऐसे तो भी देखिए वही बात हुई कि सेंसलेस। हुँ, तो इन्होंने आज बहुत अच्छे शब्द का प्रयोग किया था, सेंसलेस स्कॉलर। हमें भी आज एकादशी भी है, सेंसलेस स्कॉलर विषय भी है। इन्होंने खुद ही परोस के रख दिया है कि लो भैया अक्षय जी, आप इसको संभालो, ये 2 शब्द पर आपको बोलना है, तीसरे पर मत जाना। हमें तीसरे पर जाना ही नहीं है, अक्षय को तीसरा आता भी नहीं है अपने को। तो ये चलिए, है कि सही में हम लोग चाहते क्या हैं, उससे उस अनुसार क्रियान्वित करें। नहीं तो नई शिक्षा नीति बन गई है तो क्या हुआ, किताबें तो वो की वही है। हम लोग में साहस ही नहीं है कहने का चार्वाक दर्शन पूरा का पूरा आस्तिक और वैदिक है। हम लोग में क्यों हुँ, नहीं साहस हो पा रहा, जबकि पूरे के पूरे फैक्ट्स, पूरे शोधित चीजें सामने रखी जा रही हैं। अरे कम से कम चर्चा जी, तो सब उस स्तर पे करिए, आइए सही सामने लेते के 3-4, अन्यथा मत लेना। अंतिम बात कहूंगा कि 21वीं शताब्दी का आप एक भी प्रतिनिधि ग्रंथ बता दीजिए संस्कृत का। एक तरफ कहता है कि भारत विश्व गुरु है, और 21वीं हुँ, तो बहुत दूर की अभी की बात है, 20वीं शताब्दी का बता दीजिए। नहीं, जी, जी, पाश्चात्य देश वाले इसलिए उंगली उठाते हैं कि ये कैसा विश्व गुरु है रे, जिसके पास संस्कृत का एक प्रतिनिधि ग्रंथ तक नहीं है अपनी शताब्दी का। 21वीं शताब्दी जी, तो अभी है, 20वीं शताब्दी तक का सही रूप में नहीं है। तो जी, इस दृष्टि से जब इन चीजों को हम लोग पकड़ेंगे ना, तब लगेगा हाँ कुछ करने का सही में समय है, कुछ करना चाहिए। नहीं तो भैया जी, आने वाला इतिहास तो फिर उस दृष्टि से ही याद करेगा। अब जी। यथेच्छिसी तथा कुरु, और क्या, बस इन्हीं शब्दों के साथ में हम वाणी को विश्राम देते हैं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत प्रभावी और मोटिवेशन वाला आपने जो है उद्बोधन किया है। वाक़ई अ, प्रयास है, देखते हैं लेकिन वो कॉमन सेंस हमें क्या कहती है, कैसे उसको समझें और शास्त्र में कहाँ-कहाँ, किस-किस रूप में वो हमारे सामने आ रही है, इस पक्ष को अब थोड़ा-सा हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हाथ डॉक्टर रविंद्र कुमार गुप्ता जी ने उठाया है, तो मैं अ, चाहूँगा कि वो इसके ऊपर टिप्पणी कर लें। जी। नहीं, यदि कोई डॉक्टर साहब कोई और भी हैं तो पहले उनको बुलवा लीजिए। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आपको पता ही है संवाद करने के लिए कोई पहले और बाद वाला कुछ नहीं है। कोई तो मैं पहले जी, तो सभी को नमस्कार, और आचार्य जी का विशेष रूप से आभारी हूँ कि उन्होंने भगवत गीता के संदर्भ में जिस प्रकार से व्याख्या की है, तो इसमें जहाँ से उन्होंने अपनी बात समाप्त किया वहां से मैं शुरू कर रहा हूँ। साइंसलेस स्कॉलर की बात भगवत गीता के 3रे अध्याय के 41वें श्लोक में स्पष्ट नजर आती है, जिसमें वो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य बलपूर्वक मार डाल। ये भाषा सांस्कृतिक है, लेकिन यदि इसके मूल में देखें आप, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारी सामान्य बुद्धि है, यहाँ काम से अर्थ जो है महान अहंकार भी अपने आप में काम की श्रेणी में आता है, कि जिसमें हम समझते मैं ही सबसे बड़ा विद्वान हूं। तो इसलिए वो जो है, जो सामान्य बुद्धि की बात है, हम उसको भी भूल जाते हैं।
अब मैं सर थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। जैसे आचार्य वैसे तो पूरी व्याख्या की है। यदि आप भगवत गीता में देखें आप, तो भगवत गीता में आपको दो स्वरूप दिखाई देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो उपदेश दिया अर्जुन को, कुछ तो सीधे सीधे सामान्य बुद्धि से जुड़े हुए हैं, कॉमन सेंस से ही हैं, और कुछ विशिष्ट हैं। इसीलिए उन्होंने एक ने अनेक जगह पर ज्ञान विज्ञान दोनों शब्दों का एक साथ प्रयोग किया है। जब वो ज्ञान की बात करते हैं वो सामान्य बुद्धि का प्रतीक है, और जब विज्ञान की बात करते हैं वो विशिष्ट ज्ञान है। और यदि आप देखें, सबसे पहले जब अर्जुन विषाद में है, तो अब अर्जुन को समझाने के लिए कि भी तू युद्ध कर, क्यों कर। एक तो है बड़ा दार्शनिक पक्ष, जिसे आप कह सकते हैं, जिसकी आमतौर पर सामान्य रूप से हम विशेषज्ञ द्वारा सुनते ही रहते हैं, विचार करते रहते हैं। लेकिन मेरा यह मानना है कि दूसरे अध्याय के 31वें श्लोक से लेकर 36वां श्लोक विशेष रूप से सामान्य ज्ञान या कॉमन सेंस के आधार पर ही कहा गई हैं भगवान के द्वारा। आशुतोष जी, यदि आप कहें तो मैं पढ़ दूं उनको थोड़ा सा। आशुतोष जी। जी, जी, जैसे आपको ठीक लगे, या सार बता दें या जैसे आपको उचित लगे संक्षेप में। जी। उसमें ये है ना सर कि जैसे 31वें श्लोक में आप देखें क्या कहते हैं, तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है। यानी तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के धर्म युक्त युद्ध से दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। यानी कि ये उस समय की जो अवधारणा थी उसके अनुरूप जो है कॉमन सेंस की बात है। जी। फिर उसके बाद वो कहते हैं, बहुत स्पष्ट है जी, 33वां श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, किंतु यदि तू इस धर्म युक्त युद्ध को नहीं करेगा तो स्वधर्म और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा। और फिर उसके बाद 34वें में कहते हैं, तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अपकीर्ति का भी कथन करेंगे, और माननीय पुरुष के लिए अपकीर्ति मरण से भी बढ़कर है। जी, जी। और 35वें कहते हैं, और जिनकी दृष्टि में तू पहले बहुत सम्मानित होकर अब लोकता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे। जी। और 36वें कहते, तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे, और उससे अधिक दुख और क्या होगा। जी, जी। यानी कि आप देखिए सीधी सीधी कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं वो, कि भाई यदि जो तेरा स्वरूप है, यानी कि यदि तो अपने कर्तव्यों से हट रहा है। यहाँ सर इस भगवत गीता के संदर्भ में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा यहाँ पर, जी। कि एक बहुत से स्कॉलर्स, अब उनको मैं सेंसलेस कहूँ या मैं उनको ज्यादा विद्वान मानता हूँ, क्योंकि वो शब्दों का खिलवाड़ कर लेते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए उत्तेजित किया, जबकि इनमें जो मैंने पढ़ा आपको स्पष्ट है कि धर्म युक्त युद्ध, राइटियस वार की बात है। ओके। तो ये जो सामान्य ज्ञान, ये कॉमन सेंस की बात है सर, कि जी, क्या जी, भगवान श्री कृष्ण वार के लिए कह रहे हैं या राइटियस वार के लिए कह रहे हैं। नंबर एक, राइटियस वार से यदि आप पीछे हटेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारी कॉमन सेंस क्या कहती है कि जो उस व्यक्ति को कार्य करना चाहिए तो वो नहीं कर रहा है। तो कॉमन सेंस क्या कहती है, यदि वो नहीं करेगा तो स्वाभाविक है कि उसकी निंदा होगी। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए इन श्लोकों के आधार पर मेरा अपना मानना है कि भगवत गीता में स्पष्ट है, भगवान श्री कृष्ण ने एक ने अनेकों दे सकता हूँ मैं, और बहुत उदाहरण है। समय को देखकर मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूँ लंबी, औरों को भी ताकि अवसर मिल सके। तो भगवत गीता मैं तो ये मानता हूँ कि एक सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है, क्योंकि उसमें जो भगवान श्री कृष्ण के वाच हैं वो वास्तव में कॉमन सेंस पर ही आधारित हैं, और उसकी व्याख्या करते फिर उन्होंने उसका दार्शनिक पक्ष भी लिया है, ताकि हम सामान्य से उच्चतर की ओर जा सकें। जी, जी।
ठीक है डॉक्टर, धन्यवाद। ये अच्छा आपने कहा कि गीता और कॉमन सेंस जो है, इस दृष्टि से अगर हम गीता को देखें तो मुझे लगता है कि ज़रा ज़्यादा सुविधा से हमें समझ में आ जाएगी। लेकिन इस पक्ष को हम अभी और टटोलेंगे, धीरे-धीरे एक बार हम सबकी बात सुन लें। तो हमारे साथ आदरणीय डॉक्टर वासुदेव मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। मेरा उनसे निवेदन रहेगा कि वो इस विषय पे ज़रूर टिप्पणी करें और हमारे साथ बुद्धिस्ट स्टडीज़ के प्रोफ़ेसर अविनाश श्रीवास्तव जी वो भी हैं। वो भी इसके बाद अपनी टिप्पणी करें तो अच्छा रहेगा। डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी और हमारे साथ साइकियाट्री से डॉक्टर आनंद गुरई जी वो भी हमारे साथ हैं, तो उनकी भी टिप्पणी लेंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ डॉक्टर वासुदेव मिश्रा जी से कि वो इस विषय पे एक टिप्पणी ज़रूर करें। सर वासुदेव जी आप सुन पा रहे हैं? जी। सुन पा रहा हूँ। जी, अच्छा। जी, सर। लेकिन मेरा आगे। विचार है कि सबको नमस्कार। मेरा विचार है कि पहले मैं कुछ और सुन लूँ, फिर मैं बताऊँगा अपना विचार। जी, जी। ठीक है, जैसे आपको उचित लगे। जी, डॉक्टर अविनाश श्रीवास्तव जी और उसके बाद डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी। बुद्धिस्ट मैं भी स्टडीज़ के एंगल से, बुद्धिज़्म के एंगल से क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण है ये विषय डॉक्टर साहब, आपकी ज़िम्मेदारी सबसे अधिक है। क्योंकि जब प्रज्ञा की बात होती है और बुद्ध जिस दृष्टि से इन सब चीज़ों को देखते हैं और किस तरह के आर्गुमेंट्स देते हैं और एक मेरी इसमें कमी रही कि जातक कथाओं से मैंने कोई उदाहरण नहीं ले पाया, ध्यान नहीं मेरा उधर गया। तो लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज़ें भी ऐड अप करनी चाहिए, लेकिन कर लूँगा मैं धीरे-धीरे। लेकिन चलिए आपकी पहले तो आपका पक्ष लेते हैं। सबों को संवेद नमस्कार। एक लंबे कालखंड से मैं जुड़ नहीं पाया था कतिपय भागदौड़ के कारण। हाँ, जहां तक प्रज्ञा की बात है, भारतीय संदर्भ में प्रज्ञा, बौद्ध संदर्भ में प्रज्ञा एक विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है और बुद्ध ने कहा है कि इस प्रज्ञा के आधार पर कार्य हमें करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह होता है कि प्रज्ञा तीन प्रकार की, मतलब दो प्रकार की होती है, एक व्यवहारिक प्रज्ञा और दूसरी पारमार्थिक प्रज्ञा। बुद्ध पारमार्थिक प्रज्ञा की बात तो करते हैं, लेकिन सामान्य जन में जो हमें कार्य करने होते हैं उसके लिए हमें व्यावहारिक प्रज्ञा की बात करनी होती है। और व्यावहारिक प्रज्ञा का अभ्युदय तब होता है जब हम सामान्य कार्य करने के क्रम में अपनी विश्लेषक बुद्धि के आधार पर अपने कार्यों का हम संपादन करते हैं। आज मैंने प्रातः काल आपके सारे जो है प्रश्नों को मैंने देखा और मैंने देखा कि किस प्रकार विषम परिस्थिति में भी अपनी बुद्धि के आधार पर हम सारे कार्यों का संपादन करने में किस प्रकार हम पहुंच जाते हैं। तो बुद्ध ने दो बातें स्पष्ट कही। वैसे उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो समस्या आपके सामने उद्भूत होती है, जो समस्या आपके सामने आती है, उसे व्यवहारिक दृष्टि से हमें देखना चाहिए और कभी-कभी हमें मौन भी रहकर उनका उत्तर हम दे देते हैं। और 2-3 स्थानों पर उन्होंने स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जी। कोई विचलित व्यक्ति जब उनके पास आता है और अपनी समस्या का समाधान करने की बातें कहता है, तो उससे वो तत्काल उत्तर नहीं देते, बल्कि उसे ऐसी परिस्थितियां प्रस्तुत कर देते हैं जिसमें उसकी प्रज्ञा का अभ्युदय स्वतः हो जाता है। जी। और आपके प्रश्नोत्तर में जो मैंने देखा है कि आपने उन अ, अ, समस्त समस्याओं का वर्णन किया है कि जहां पर सामान्य बुद्धि अपने विवेक का प्रयोग करते हुए निश्चय करने का प्रयास करे। जी। तो इस दृष्टि से बुद्धि की, माने बुद्ध की जो है सुदृढ़ मान्यता है। पहली बात तो ये तो कहते हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणों गवि हस्तनी स्व पाके च पंडिता समदर्शन। तो यहाँ पर मैं उस बात की चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि ये प्रसंग ये है। और बुद्ध की हुँ, जब बात करते हैं तो वो व्यवहारिक प्रसंग की बात करते हैं, पारमार्थिक प्रसंग की बात नहीं करते। तो हुँ, उन्होंने यह स्पष्ट कहा है कि हमारी समझ
जो दो प्रकार की होती है, जो पारमार्थिक होती है और दूसरी व्यवहारिक समझ होती है। तो सांसारिक मनुष्य को अपने व्यवहारिक समझ का प्रयोग करना चाहिए और औचित्य और अनौचित्य का प्रयोग अपने शील के आधार पर, अपने विनयशीलता के आधार पर इसे संपन्न करने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरी बात, समस्त समस्याओं पर न जानते हुए भी अपने बुद्धि का प्रयोग अनुचित होता है। ये उनकी माने सुदृढ़ मान्यता है। जी, यही जी। अभी संक्षिप्त में मैं बोल हाँ, पा रहा हाँ हूँ। जी, बिल्कुल जी। ठीक है। अभी संक्षेप में एक बार हम ले लें ताकि हम विचार के लिए तैयार हो जाएँ पूरी तरह, और निश्चित रूप से आपके इस पक्ष को भी देखेंगे कि सम्यक ज्ञान, सम्यक कर्म, जो उन्होंने सम्यकता का कॉन्सेप्ट दिया है, उसका कॉमन सेंस के साथ कैसे कोई तालमेल बैठता है या नहीं बैठता, या अन्य जितने सिद्धांत हैं तो उसको हम लेटर पीरियड में लेंगे। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर अखिलेश जी को, और उसके बाद मैं निवेदन करूँगा डॉक्टर आनंद गुरही जी को। जी, अखिलेश जी। अखिलेश जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिए। सभी जनों को मैं नमन करता हूं। आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम सभी में जो सबसे अच्छे विद्वान हैं, आदरणीय आशुतोष जी, उन्होंने पहले ही बहुत अच्छी भूमिका रख दी है। जहां तक तर्क की बात है और सेंस की बात है, उसको समझने के लिए हमें सबसे ज्यादा अच्छा उदाहरण महर्षि दयानंद, उनकी लिखी हुई सत्यार्थ प्रकाश, उनकी मान्यता, और बाद के आर्य समाजियों ने उसी तरह से आगे चलकर बुद्धिमत्ता का जो परिचय दिया है, उससे हमें बहुत सारी बातें समझ में आती हैं। जी। जैसे उन्होंने कहा कि ईश्वर जो है निराकार है, और साथ में ये भी कहा कि वो सर्वव्यापक है। तो जब दो चीज हो गई, निराकार और सर्वव्यापक, तो हमें ये बहुत आसानी से समझ में आ जाता है कि वो हर स्थान पे है। तो जो एक अवधारणा पौराणिक मनुष्यों में बनी हुई है कि ईश्वर ही अवतार लेता है, इसका खंडन हो जाता है कि भाई ईश्वर अवतार नहीं लेता, वो तो पहले जी। से ही सब जगह है। तर्क की बात है। वो तो जी, जो जी। विशिष्ट व्यक्ति इस पृथ्वी पे हुए, हमारे महापुरुष हुए, जिनको हम भगवान कहते हैं, उन्होंने जो विशेष कार्य किए, इसलिए उनको इतना सम्मान दिया गया। दूसरी बात, महर्षि दयानंद ने ये कहा कि जो वर्ण व्यवस्था है वो जी। कर्म आधारित है, और जी, उन्होंने जी। जो प्रसिद्ध मंत्र है ब्राह्मणस्य मुखमासीत बाहु राजन कृत, इसका सही अर्थ किया कि जो समाज के लोग ब्राह्मण के समान त्यागी, बुद्धिमान, सबको मार्गदर्शन देने वाले हों, उनको ब्राह्मण कहा जाए। जी। आज हमारे बहुत सारे लोग ये ही कहते रहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा हुए। कितनी अतार्किक बात है। पहली बात तो ईश्वर कोई शरीर नहीं है, और किसी के भी शरीर से कोई व्यक्ति थोड़ा ही पैदा हो सकता है। जी, जी। इन्हीं के साथ साथ स्थानों पे जो विद्वान हुए हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जैसे रामायण का काल है, तो रामायण में जो हनुमान जी वगैरह थे, वो सब मनुष्य थे, और उन्होंने इसमें ये प्रमाण दिया कि जब किष्किंधा कांड पर प्रथम भेंट राम लक्ष्मण की और हनुमान जी की हुई, तो हनुमान जी ने जिन संस्कृत वाक्यों का प्रयोग किया, उसके आधार पर भगवान श्री राम ने कहा कि यह वो व्यक्ति हैं जो कि पूरी तरीके से व्याकरण जानते हैं, जिन्होंने ऋग्वेद को कई बार पढ़ा है और जी, जी। बुद्धिमान है। फिर भी हम उनको बंदर जो है मानते रहते हैं। तो ये जी, जी। तर्क और बुद्धि के आधार पर हम सब बातों पर विचार करें। मैं जानता हूं कि मेरे इस ग्रुप में बहुत सारे लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, लेकिन कृपया वो कोशिश करें, और हम जी। सभी बातों को सत्य रूप में जान पाएंगे, समझ पाएंगे, क्योंकि और भी बहुत सारे लोगों को बोलना है। इसलिए जी, मैं जी। यही अपनी बात को विराम देता हूं। बेहतर यह है कि हम सब लोग सत्यार्थ प्रकाश बड़े मन से और धैर्य से और श्रद्धा के साथ पढ़ें, तो हमें समस्त ज्ञान प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद। जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। आपकी इस बात क्रम से में एक बात मैं कहना चाहता हूं, इनके
इनके जी, बातों को सुनने के उपरांत कि जी, ये वर्ण व्यवस्था का प्रकरण बौद्ध धर्म दर्शन में भी दृष्टिगत होता है। जी, 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 बिल्कुल। आप वसल सूत्र, जो सूत्र पिटक का है, उसे आप पढ़ लें। उसमें हुँ, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि न जच्चा वसलो होती, न जच्चा होती ब्राह्मणों, हुँ, कम्मुना वसलो होती, कम्मुना होती ब्राह्मणों। यानी जो जन्मजात शिशु है, न तो वो ब्राह्मण होता है, न क्षत्रिय होता है, न वैश्य होता है, न शूद्र होता है। जी, उसके वर्ण का निर्धारण कर्म के आधार पर होता है, और उन्होंने तदनुकूल वसल सूत्र, ब्राह्मण सूत्र और इस ब्राह्मण वर्ग में इन सारे लोगों के, इन सारे वर्णों के गुणों का वर्णन भी किया है। तो बिल्कुल, प्रकारांतर से जो सामान्यतः जो बौद्ध लोग हैं कहते हैं कि वहां पर वर्ण धर्म नहीं है और ऊंच नीच नहीं है, तो वहां ऊंच नीच की व्यवस्था नहीं है। और जी, ठीक उसी भाषा में गीता भी कहती है कि चातुर्वर्ण में असृष्टम गुण कर्म विभागश, और मनुस्मृति भी कहते हैं जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विजुच्यते। तो ये वर्ण की जो बात आती है, तो वो वर्ण व्यवस्था बौद्धों में भी दृष्टिगत होती है। और मैंने दो जी, तीन, आप धम्म पद देखेंगे तो वहां ब्राह्मण वर्ग है, बताता है कि कौन ब्राह्मण है। वारी पोखर हुँ, पत्ते आर्गर योन लिम्पति कामेशु तमहं ब्राह्मणों। और इसमें जी, कहते हैं कि तो इस प्रकार की चर्चा वहां भी दृष्टिगत होती है। यही एक हुँ, संक्षेप में मुझे कहना था। नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल उचित उसमें है। थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ साहब, आपकी परमिशन से। जी, वास्तव में महात्मा बुद्ध तो शुद्ध सत्य सनातन वैदिक धर्मी थे। उन्होंने वेदों की, ब्राह्मणों की, वर्ण वर्ण व्यवस्था की बहुत प्रशंसा की है। ये जो नव बौद्ध पैदा हो गए हैं, ये अज्ञानी होने के कारण तरह तरह का प्रचार कर रहे हैं। इन्होंने चलिए कभी वो अपने जो जी, बौद्धों के धर्म ग्रंथ है, सूत्र निपात और जो अभी आपने कहा, उसको कभी जी, खोल के पढ़ा ही नहीं है। जी, जी, धन्यवाद। वो नहीं नहीं, ब्राह्मण वर्ग वो वर्ग को नहीं पढ़ा उन्होंने, लेकिन चलिए वो अभी हमारा विषय नहीं है। एक और प्रकरण में इस क्रम में आवश्यक है। आप जी, धम्मचक्कवत्तनम सूत्र में उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं किसी धर्म की संस्थापना नहीं कर रहा हूं, हुँ, अपितु जो बिल्कुल, प्राचीन सनातन धर्म है उसके गति बिल्कुल, में अवरोध हो गया था, तो मैं उस धर्म के चक्र को चला देता हूं। क्योंकि गतिरोध होने के कारण बहुत सारी चीजें, माने गलत बातें पनप जाती है। मैं उसका माने उच्छेद कर हुँ, रहा हूं, मैं उसकी पुनर्स्थापना कर रहा हूं। और बिल्कुल, इसी क्रम में उन्होंने कहा है एसो धम्मो सनातनो। बिल्कुल, यही वाक्य उनका सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन इस बात को हम लोग कभी समझते नहीं हैं कि बौद्धों में और सनातनियों में मुझे कभी कोई विरोध ऐसा नहीं लगा। वो केवल ऐसे दृष्टि भेद से करने वाली बातें हैं, करते रहें। तो नहीं, लेकिन उनको चलिए बोल देंगे धम्मचक्कवत्तनम सूत्र पढ़ लेने के लिए। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि जी। उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो सर्वप्रथम वो सारनाथ गए, क्योंकि जी, उनके जी। पहले दो गुरु थे जो ब्राह्मण ब्राह्मण थे। ब्राह्मण थे, बिल्कुल। वो दोनों का निधन हो चुका था, तो वहां जाकर के उन्होंने धम्मचक्र प्रवर्तनम का प्रचार, मैंने कहा कि भाई मैं ये कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, जो धर्म का चक्र रुक गया था मैं उसमें गति प्रदान कर रहा हूँ। जी। इसलिए सूत्र का नाम ही है धम्मचक्र प्रवर्तनम सूत्र। हाँ जी, हाँ। चलिए, थोड़ा और अग्रसर होते हैं। डॉक्टर आनंद गुरई जी आज वो बड़ी देर के बाद हमारे साथ जुड़े हैं, तो बहुत अच्छा लगा डॉक्टर साहब आपको देख कर के। विदेशों में अभी घूम रहे थे और मुझे लगता है कि अब यहाँ वापस आ गए होंगे महाराष्ट्र में। तो चलिए, आप तो विशुद्ध रूप से सेक्रेटरी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। तो आपकी क्या दृष्टिकोण है? किस तरह से आप इस सारे विषय को देखते हैं? जी। नमस्कार। धन्यवाद अंगिरेश जी। मेरा थोड़ा कॉन्ट्रा पॉइंट है। अ, हम सब लोग को मालूम है कि विष खाने से मृत्यु होती है, कॉमन सेंस है। विष से जीवन नहीं मिलता। दूसरा कॉमन सेंस है, जो बड़ी चीज गिरती है तो जोरदार आवाज आता है, बड़ी चीज है तो जल्दी गिरती है, कॉमन सेंस है। और एस्ट्रोलॉजी में भी ये प्लैनेट्स, ग्रह इतने दूर है, कोई अपना संयोग नहीं है, फिर भी वो इफेक्ट करते हैं। कैसे करते हैं? कर नहीं सकते। ये तीनों कॉमन सेंस है। मगर अगर आप देखो तो एलोपैथी में
पॉइजन दे के ही आपको जीवन मिलता है। और इतने सालों की ये अवधारणा थी कि बड़ी चीज होगी तो जल्दी गिरेगी। ये जब पिसा के टावर से एक्चुअली कोई 2 चीजें फेंकी गई और 2 चीजें उसी टाइम नीचे आई गैलीलियो ने, तो समझ में आया कि ये अपनी 700 सालों की परंपरा या 700 सालों का तर्क गलत है। इसी तरह से अनेक चीजें अपने को यहाँ पे होते हुए दिखाई देती है जो कि ग्रहों से कनेक्टेड दिखाई देती है। जी प्रेडिक्शन है, प्रेडिक्शंस बराबर आते हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें है एस्ट्रोलॉजी में कि जो हमको स्टडी करना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि जिसे हम लोग कॉमन सेंस बोलते हैं, दैट इज लिमिटेड बाय तर्क, एंड दैट इज व्हाई अ कॉमन सेंस इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल प्रीजुडाइसेस टिल दैट डे। हम लोग को सभी को हम लोग गीता का भी उदाहरण दिया गया। गीता में तरह तरह की भगवान ने तरह तरह की उदाहरण दिए, लॉजिक दिया, तर्क दिया, मगर अर्जुन को उनका एहसास नहीं हुआ। तब भगवान ने उसको विराट रूप दिखाया और बोला सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज। तू बाकी किसी चीज की चिंता मत कर, कॉमन सेंस का चिंता मत कर, तर्क की चिंता मत कर, बाकी किसी धर्म की भी चिंता मत कर, तू मेरे में शरण आ जा और इसके आगे जो है वो मैं देखूंगा। इसीलिए 18 चैप्टर की गीता हो गई। और ये पॉइंट पे अर्जुन ने युद्ध शुरू किया, सर्वधर्मान परित्यज मामेकम शरणम व्रज, उसके भरोसे पे किया। दूसरी एक बात बोलूंगा मैं कि हम लोग एक स्टोरी काफी सुनते हैं, गणपति, कार्तिकेय, शिव और पार्वती की, कि शिव पार्वती को एक फल मिला जो एक ही फल था, जो बांटा नहीं जा सकता था। तो उन्होंने बोला कि जो मेरा पुत्र पृथ्वी प्रदक्षिणा करेगा उसे ये दिया जाएगा। तो स्कंद या कार्तिकेय अपने मोर पे बैठ के पृथ्वी प्रदक्षिणा करने को निकल गए और गणपति जी उन्होंने अपनी माता पिता की प्रदक्षिणा करी और ये बोला कि मेरे माता पिता मुझे मेरे दुनिया यूनिवर्स जैसे हैं, तो मैंने पृथ्वी प्रदक्षिणा कर ली है, मुझे फल मिलना चाहिए। ये स्टोरी अक्सर बताई जाती है कि गणपति जी कितने होशियार थे इस तरह से। मगर इसी टाइम में आप अगर देखो तो कार्तिकेय पुराण में जो प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र है वो कार्तिकेय को दिया हुआ है। So Kartikeya is the one who increases the prajna and Ganpati is the one who does out of box thinking. और ये दोनों चीजें अपने लिए जरूरी है। So if you want scientific progress, what was common sense 1000 years ago is not common sense today. What is common sense today may not be common sense after 20 years. And that is why common sense should not be the science is always counterintuitive. Okay. साइंस का एक भी शोध दिखा दीजिए कि जो आपको इसमें कॉमन सेंस में बताया जा सके। इसमें एक उदाहरण दूंगा मैं, लियो फोकॉल्ट, इसने एक पेंडुलम बनाया और पेंडुलम अपने लेबोरेटरी में लगा दिया और पेंडुलम जैसे हिलता है उससे उसने ये दिखा दिया कि अपनी जो पृथ्वी है वो घूमती है। और वो इतना सादा, इतना सरल प्रयोग था कि उसके जो कलीग्स थे, उसके जो दोस्त थे, वो उसको मारने को दौड़े कि अरे इतनी सादी चीज हम लोग को क्यों नहीं पता चली। फोकॉल्ट पेंडुलम आज भी आप देख सकते हैं, किसी भी लेबोरेटरी में होता है और वो अपने घर में लगाया हुआ एक पेंडुलम, एक लोलक, उससे पृथ्वी घूम सकती है, ये प्रूव किया जा सकता है। ये कॉमन सेंस से कंप्लीटली अलग है। तो हम लोग ने कॉमन सेंस अपनी जगह है, हम लोग ने शास्त्रीय चिकित्सा जो वापस अपने संस्कृत वांग्मय में बोला गया है, प्रश्न पूछना। सावित्री ने ये प्रश्न पूछना कि मेरे शौहर को आप जिंदा कर दो। कॉमन सेंस है, एक बार आदमी मरा तो वापस नहीं आता, पर उसने कॉमन सेंस नहीं, उसने शास्त्रीय चिकित्सा की, उसने हठ लिया, उसने संकल्प लिया और अपने सत्यवान को
वापस जिंदा कराया, इसलिए शास्त्रीय चिकित्सा मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण है। नमस्कार। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा रहा और आपने कुछ नए आयाम हमारे सामने रख दिए और एक नया शब्द आपने प्रयोग कर दिया, ये मेरे भी ध्यान में नहीं था, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग। तो कॉमन सेंस एंड आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, इसके ऊपर हमें थोड़ा-सा विचार और विस्तार पूर्वक करना चाहिए। तो इसी बीच में डॉक्टर देवदत्त जी उन्होंने अपना हाथ खड़ा किया, वो अपनी बात कह लें तो मैं उसके बाद चाहूँगा कि अगर उसके बाद डॉक्टर बाबू वेदालंकार जी अपनी बात हमारे साथ साझा करें तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, देवदत्त जी। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। कॉमन सेंस और मतलब जो जिसको हम वशिष्ठ सेंस या बोले प्रज्ञा बोले, तो ज्यादातर लोग कॉमन सेंस ही समझते हैं और जो प्रज्ञा होती है वो तो साक्षात्कार में हम कोई रिवील करता है, साधक लोग बाकी नहीं। पर इसमें प्रॉब्लम तब आती है जब जो हमारी प्रज्ञा वाली बातें है, चाहे वो साइंस में है चाहे स्पिरिचुअल साइंस में है, उसमें और कॉमन सेंस में बहुत ज्यादा गैप होता है, तो फिर स्थिति बहुत टकराव वाली पैदा होती है। यदि थोड़ा गैप रहे तो ठीक है। गैप मतलब कि जैसे यदि मैं बोलूं अभी कि हम यदि अभी प्रज्ञा पे भाषण दे ऑनलाइन, तो धुआंधार भाषण दे तो वो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम में से प्रज्ञा तो किसी ने फील की नहीं है, तो बहुत ज्यादा गैप है। ये साइंस में भी इसी तरह होता है। क्वांटम पे हम धुआंधार भाषण दे, किसी ने क्वांटम समझी नहीं है, 1 साल नहीं लगाया, कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो बेकार है, वो कुछ नहीं है, वो गप्पे ही होती है। तो मेन बात है इसमें कि ऐसा नहीं कि हम तभी बोल सकते हैं जब फील किए, और ठीक है तभी बोल सकते हैं जब फील किए, पर थोड़ा गैप हो, मतलब आप बिल्कुल थोड़े करीब हो उस प्रज्ञा के, तो तब आप बोल सकते हैं। पर गैप बहुत ज्यादा हो तो कुछ नहीं, ये गप्पेबाजी होती है। दूसरी बात ये कि मैं एग्जांपल दूंगा रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद जी का। तो जो रामकृष्ण परमहंस थे वो हमेशा ही प्रज्ञा फॉर्म में रहते थे, मतलब मैक्सिमम 24 घंटे में से मैक्सिमम उनके घंटे प्रज्ञा में बीतते थे। पर विवेकानंद का ऐसा नहीं था, वो लॉजिक भी यूज करते थे, कॉमन सेंस में भी रहते थे और प्रज्ञा फॉर्म में भी रहते थे, बाद में, शुरू में तो नहीं थे। और मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि इसमें स्लो ट्रांजिशन भी हम देख सकते हैं। विवेकानंद का एग्जांपल दूं मैं, बाद में जब वो शरीर छोड़ने से पहले, तो निवेदिता और वो सारे लोग थे, तो वो जाते थे उनके पास कि अब हम क्या प्लान बनाए, ऐसे बनाए, आपने भारत के लिए ये बोला है। तो विवेकानंद क्या बोलते थे कि अब मेरे को नहीं पता कि क्या बोला है मैंने, बस मेरे लिए कुछ नहीं है। मतलब वो प्रज्ञा फॉर्म में जाने वाले थे, एक्सपीरियंस कर रहे थे वो बहुत डीपली। तो उस स्थिति में ऐसे होता है, ट्रांजिशन फॉर्म क्लियरली नोट की जा सकती है, और वो थोड़े दिन तक जीवित रहे और फिर चले गए। तो ये दोनों फॉर्म एग्जिस्ट करती है, प्रज्ञा भी कॉमन सेंस भी। 99% लोग कॉमन सेंस में रहते हैं, 1% प्रज्ञा में होते हैं, और दोनों ये ट्रुथ है। पर वो ट्रुथ ऐसे ही है कि आप कहाँ पे खड़े हैं। जैसे एक प्याज होता है, प्याज की लेयर्स होती है। अब पहले लेयर में आप है तो आपके लिए वो पहले लेयर वाली ट्रुथ है, दूसरे में है तो दूसरे के लिए ट्रुथ थोड़ा सा मॉडिफाइड अलग अलग है, तो सारे ही अपने लिए ट्रुथ है। तो यही मैंने बोलना था। धन्यवाद। चलिए, अच्छी बात है। आपने कॉमन सेंस और प्रज्ञा के संबंध पे बात की है और अच्छी बात है। इस पक्ष को भी हम आगे चल के देखेंगे और थोड़ा विस्तार की ओर चलेंगे। तो डॉक्टर बाबू वेदालंकार जी, और उसके बाद अगर चाहें तो डॉक्टर राज नंदूरी जी और मैडम पूजा अगर अपनी बात रखना चाहें, उसके बाद सुभाष चतुर जी। जी। सभी को मेरा प्रणाम सर। आपने मुझे अवसर दिया और बहुत अच्छा जी। लेक्चर आपका सुनने को मिला। बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों के ऊपर आपने बात की है, और आज एक सबसे बड़ा मुद्दा हमारे सामने चुनौती के रूप में खड़ा हुआ है कि कॉमन सेंस तो कहती है कि हम किसी को कष्ट भी ना दें। एक चोर भी जानता है चोरी करना गलत है, परंतु करता है। तो ये एक गैप सा बढ़ता जा रहा है जिसके कारण मनुष्य जाति परेशान है।
तो सर इस गैप को कैसे भरा जा सकता है, ये मेरे लिए बड़ा प्रश्न है। अगर इसमें कुछ मार्गदर्शन कर पाएँ तो मैं समझता हूँ ज़्यादा अच्छा होगा। जी, धन्यवाद जी, सर। जी। आज का युग वैसे सारी मनुष्यता के लिए यही एक सबसे बड़ा प्रश्न है कि उसकी कॉमन सेंस क्या कह रही है और करना उसको क्या पड़ रहा है। ये जो आप चित्र देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर नीचे सूटेड-बूटेड आदमी जिस डाल पे बैठा है उसी को काट रहा है। जिस धरती पे रह रहे हैं उसी धरती का जो है वो सर्वनाश कर रहा है और अब मंगल पे जाने की तैयारी कर रहा है और चंद्रमा पे प्लॉट काट रहा है। तो यहाँ उसका पता लगता है कि कॉमन सेंस जो है वो घास चरने चली गई। तो चलिए आगे चलते हैं और चर्चा लेते हैं। जी डॉक्टर राज नंदूरी जी अगर आप अपनी बात रखना चाहें तो अच्छा है। उसके बाद पूजा जी और सुभाष जी। आप में से कोई भी अपनी बात रखना चाहे। डॉक्टर सुभाष जी, मुझे लगता है वो अ, सुभाष जी आप अपनी बात रखें तब तक। मेरी आवाज आ रही सर? जी, जी, बिल्कुल सर। आशुतोष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरे पास आप 5 मिनट का समय देंगे तो बता दें। जी, 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 बिल्कुल 5 मिनट के ही रखे हुए हैं हमने समय। चलिए। आप सभी महानुभावों का नमन। क्या आशुतोष जी की माताजी ने किसी कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ाई की थी जब उन्होंने अपने बच्चे का कान मरोड़ा था कि चींटी पे पैर मत रखो? ऐसा तो नहीं रहा हो। हमारे गुरुजन उत्तराखंड से बोल रहे थे। हमारे गुरुजन सभी ग्रंथों को समाहित करके आर्य समाज पे बोल रहे थे, बुद्ध पे बोल रहे थे। सभी मॉडर्न साइंस की बात करके प्रज्ञा की बात कर रहे थे। तो मेरा सिर्फ इतना ही निवेदन है कि क्या आईकेएस में हम कभी ये समझाना चाहेंगे कॉमन सेंस से पहले कि भाई धर्म का मतलब क्या है? चींटी पे पैर रखना या ना रखना मेरा धर्म है या कॉमन सेंस? महात्मा बुद्ध के वाक को जानने से पहले मुझे ये समझना है कि बुद्ध को जानना धर्म है या कॉमन सेंस? एकादशी का व्रत आज है तो गुरुजन का कहना सही था कि एकादशी है तो इसका मतलब ये नहीं कि खान पान क्या खाना है, उस पर स्ट्रेस देना है कि अपने इंद्रियों को वश में करने का है। तो मेरा धर्म क्या है? अगर मैं पहले यही नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरा धर्म क्या है तो मैं भगवत गीता पे किसी को उछालूं या रामायण या महाभारत। मुझे आईकेएस ने आज तक कभी ये समझाया ही नहीं कि मेरा धर्म क्या है। तब ना मैं समझ पाऊंगा कि मेरी कॉमन सेंस क्या धर्म के आधार पर है या साइंस को जानने के आधार पर। क्योंकि आपका वो कहा हुआ शब्द एकदम मस्तिष्क से अब निकलना बड़ा मुश्किल है कि जब चींटी पे पैर रखने वाले थे आप तो फिर माता जी ने कान मरोड़ा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी माता जी ने किसी भी कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ाई नहीं की। तो अगर उन्होंने किसी कैम्ब्रिज स्कूल में नहीं पढ़ाई की थी इसका मतलब उन्होंने अपना धर्म पालन किया था। वो धर्म पालन करने के कारण आपको भी उन्होंने धर्म ही सिखाया। तो अगर हमें धर्म सिखाना है तो फिर कॉमन सेंस तो वास्तविकता उभर आएगी क्योंकि धर्म तो सीखा ही नहीं। सिर्फ धर्म को रिलीजन समझ करके अपने आप को पागलपन में डाल दिया। हो सकता है मेरा 5 मिनट का समय पूरा हो गया हो। आप सभी लोगों का सुनने के लिए धन्यवाद। नहीं, नहीं डॉक्टर साहब ऐसा नहीं है। लेकिन मैं ज़रूर एक चाहूँगा कि पॉलिटिकल कॉमन सेंस जो है क्योंकि आप जिस क्षेत्र से आते हैं और जिस अ, दृष्टिकोण को आपने देखा, समझा है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा बाद में एक टिप्पणी आप इस पॉलिटिकल कॉमन सेंस के ऊपर ज़रूर करें। वो मैंने क्योंकि जो आशुतोष जी मैंने वो पर्टिकुलरली अपने आप को थाम के रखा था क्योंकि मैंने सोचा अगर उस परिधि में चला गया तो फिर तो नहीं, नहीं मैं मंच में कोलाहल होगा। नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर आपने मुझे मौका दिया फिर 2-3 मिनट का तो मैं वो मौका खोना नहीं चाहूंगा। जी, जी, सभी निश्चित रूप सब से मिलेंगे। एक बार ये सारा एक हम सर्कल पूरा कर लें। एक बार सुन लें सारी बात और उसके बाद हम फिर आपकी टिप्पणी में
कुछ एक लोगों की विशेष टिप्पणियाँ लेना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि पॉलिटिकल कॉमन सेंस क्या कर रही है और वो कहाँ है? और क्या हम जड़ बुद्धियों की तरह जो ये कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे भाग रहे हैं, तो सिवाय उस मूर्खता के अलावा कि मतलब हम देख ही नहीं पा रहे कि होने क्या जा रहा है और हो क्या रहा है। तो ख़ैर एनीवे उसको लेते हैं। किसी और की कोई टिप्पणी है? मैडम राजेंद्र, आप कुछ कहना चाहेंगी? या और भी कोई? नहीं तो फिर मैं डॉक्टर वासुदेव जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो इस पे टिप्पणी करें और फिर हम एक बार एक सर्कल राउंड फिर लेंगे। जी। जी सर। नमस्कार, सबको नमस्कार। सबने जो कुछ भी कहा है, इट मेक्स सेंस in their context. I repeat, it makes sense in their context. There is a saying, common sense is most uncommon. और वही यहाँ दिखता है। सबने सेंस के बारे में कहा, लेकिन कॉमन सेंस के विषय में किसी को कहते नहीं सुना मैंने। देवदत्त जी कुछ आरंभ किए थे, लेकिन वो पूरा नहीं कर पाए। पहली बात है कि मैं तो विज्ञान पक्ष से बात करता हूँ और उसी का आधी भौतिक, आधी दैविक, आध्यात्मिक व्याख्या करता हूँ। यहाँ भी वही करूँगा। जो 6 अंधे गए थे देखने के लिए हाथी, उसको मैं फिर से दोहराऊँगा, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा था वो प्रज्ञान था, वो ठीक था, कोई गलत नहीं था उसमें। परंतु जो हाथी नहीं देखा, कोई सबको मिलाकर भी वो हाथी का कल्पना भी नहीं कर सकता। इसीलिए ये जो हम सेंस से जाते हैं कॉमन सेंस की दिशा में, ये कॉमनैलिटी है कहाँ? यहाँ पर जैसे इसका कैसे गलत हो जाता है व्याख्यान, मैं एक एग्जांपल दूंगा। अभी ईश्वर के विषय में कहा गया। ईश्वर के विषय में गीता में क्या कहा है? यह लोकत्रयम माविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वर। वहां पर जो सबके भीतर जो विद्यमान रहता है उसी को ईश्वर कहा गया है। उसका तो आकार हो नहीं सकता और ईश्वर का अवतार होता ही नहीं है। ये भी ठीक है, लेकिन अवतार तो होता है। अवतार क्या है? अवतार वो है जो किसी भी अतात्विक अन्यथा भाव, किसी में भी तत्वतः किसी परिवर्तन न होते हुए भी वो अगर अन्यथा भाव में प्रकाशित होता है, उसको विवर्त कहते हैं। वो विवर्त का 2 भाग है। जहां वो अपनी शक्ति से ही विवर्तित होता है, उसको अवतार कहते हैं। शक्त्याश्रय, दूसरा शक्ति का आश्रय लेने से उसको विकास कहते हैं। तो अगर ये अर्थ हम समझ जाएंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। लेकिन जब तक हम ये अर्थ नहीं समझेंगे, ईश्वर है स्पष्ट वृत्तिमान और यह लोकत्रयम आविश्य बिभर्ति, ये अर्थ अगर हम समझ जाएंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। इट बिकम्स कॉमन सेंस। लेकिन जब तक ये हम नहीं समझेंगे तो कॉन्टेक्चुअली इट मे मेक सेंस, बट इट इज नॉट कॉमन सेंस। दैट इज वन, पहली बात है। अब इसके लिए तो अगर हमको ऊपर से आना पड़ेगा, हाथी का पहले आलोचना करना पड़ेगा, तो हम देखते हैं कि विश्व में 2 ही चीजें हमें दिखता है। एक तो ब्रह्म जो अपरिवर्तनीय है और दूसरा कर्म जो नियत परिवर्तनशील है। अब ये दोनों में जब संसर्ग होता है, वो संसर्ग का 2 विभाग किया गया है। एक तो हुआ स्वरूप संसर्ग, जहां वो तादात्म्य अपने ही में ही विवर्तित होता है, वो हुआ स्वरूप संसर्ग। और जहां शक्त्याश्रय, अन्य किसी शक्ति के आश्रय से विवर्तित होता है, उसको कहते हैं वृत्तित्व संसर्ग। स्वरूप संसर्ग यहाँ आवश्यक नहीं है, इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। वृत्तित्व संसर्ग का 3 विभाग है, आसक्ति, उदार और समवाय। इसमें आसक्ति जो है उसके विषय में गीता में कहा गया है पूरा का पूरा, ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषु उपजायते। यहाँ से आरंभ करके कृष्ण भगवान ने सब बता दिया
आसक्ति का क्या परिणाम होता है और कैसे वो विवर्तित होता है, और उसी से जितने भी प्रश्न आप लोग कहे हैं, सबका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। सबने उसके विषय में कब गीता के विषय में कहा, परंतु इसके विषय में कोई भी नहीं कहा। यहाँ प्रॉब्लम क्या आता है? कठोपनिषद में कहा है, परांच आज के एकादशी का एकादश इंद्रिय के विषय में कहा गया। कठोपनिषद में कहा गया है, परांचिखानी व्यतुणत स्वयंभू तस्मात् परंग पश्यति नान्तरात्मन। सारे अपना इंद्रिय बहिर्मुख है, इसलिए वो बाहर का देखते हैं, अंतर्मुख नहीं होते। अंतर्मुख उनको बनाना पड़ता है जबरदस्ती अपने प्रयास से। तो जब तक हम सच ऐसे ही चलते रहेंगे आगे की तरफ, हम बहिर्मुखी होते रहेंगे, अंतर्मुखी नहीं होंगे। इसीलिए आपने जितने भी उदाहरण दिए वो सब बहिर्मुखी थे। वो अंधे का एक अंधे का कथन था, वो पूरा पूरा हाथी का वर्णन उनको मालूम नहीं था, इसीलिए वो सब गलती कर रहे थे। इसको हमको सबसे, इसीलिए मैं इतना देर से मैं जानना चाहता था कि लोगों का क्या विचार है, कौन-कौन क्या कहते हैं, यही जी, सुनना चाहता था। अभी वही बस अब कमन के ऊपर चलिए। अभी तक आप लोग सेंस के विषय में कर रहे हैं, कमन के ऊपर चलिए। जी, धन्यवाद। जी, जी। धन्यवाद। चलिए, आप जैसे विद्वानों का, सहृदय विद्वानों का यही लाभ होता है कि जब हम मार्ग से अन्यथा पक्ष की ओर चलते हैं, अग्रसर होते हैं, तो वो फिर दोबारा हाथ पकड़ के उसी मार्ग पे ले आते हैं। क्योंकि चलते-चलते हमसे कई प्रमाद होते हैं और विस्तार में कई बार जाते-जाते हमें नहीं पता लगता है कि मूल विषय कहाँ रह गया। तो ये अच्छा रहा कि पुनः लौट करके एक बार हमने अभी तक जितना विचार किया है, एक बार पुनः उसके ऊपर हम पुनः विचार करें कि व्हाट इज़ कॉमन सेंस एंड व्हाट इट इज़ नॉट। क्योंकि शास्त्र में भी इसी तरह से परिभाषित किया जाता है कि वस्तु क्या है और वस्तु क्या नहीं है। तो इस 2 तरीके से ही मुझे लगता है इसके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए। लेकिन फिर भी जैसी-जैसी हमें समझ है, हमें हो सकता है शास्त्र की पूरी समझ ना भी हो, लेकिन फिर भी हमारा जैसा दृष्टिकोण है, हमारे जैसे व्यवहार रहे हैं या हमारे अनुभव रहे हैं, उसके आधार पर हमने समाज को देखते हुए जैसी कॉमन सेंस विकसित की है, मुझे लगता है कि उसके आधार पर थोड़े-सा बात को और अग्रसर करें। तो मैं चाहूँगा कि सुभाष जी इस विषय पे ज़रूर टिप्पणी करें। टिप्पणी करने के लिए ये कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल कॉमन सेंस जिसकी मुझे लगता है कि इस वक़्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस देश में, उसके ऊपर वो ज़रूर अपनी बात हमारे साथ साझा करें। क्योंकि कश्मीर प्रदेश से आते हैं, उन्होंने वो दौर भी देखा है, जो जहाँ पे पूरी की पूरी माइग्रेशन हुई है, अनाचार हुआ है और उस वक़्त कॉमन सेंस क्या कहती थी और उसके बाद अभी तक कॉमन सेंस पॉलिटिशियंस की क्या कह रही है और किस तरह से क्या व्यवहार हो रहा है, उस पे टिप्पणी करें। तो फिर हम सोशल साइंसेज़ के ऊपर थोड़ी-थोड़ी सी बात कर लेंगे, साइंस के ऊपर कॉमन सेंस तो सब जगह ही है। मतलब जितना मैंने अभी तक देख लिया है, उस देखने में तो यही है कि कॉमन सेंस जो है वो सबसे मूल आधार है हर विषय का। जी सर, आपसे शुरू करते हैं। आशुतोष जी धन्यवाद। धन्यवाद। जी। पहले मैंने कैमरा ऑन नहीं किया था, तो इस बार कैमरा ऑन करना पड़ा क्योंकि जो मेरे आज के इस सभा में सम्मिलित हैं, उनको मेरे आकार का पता लगना चाहिए। वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मेरी आयु लगभग 67 वर्ष की है। 67 के आसपास मेरी आयु है। तो जो आपने अभी विषय छोड़ा है कॉमन सेंस, तो जब मेरी कॉमन सेंस 6 साल 10 साल बच्चे की थी, तो मुझे सिखाया गया था कि ज़ारे शरीफ जो है वो सूफी दरगाह है। वहाँ पे जाके हिंदू को नमन करना चाहिए। तो मैं करता था, क्योंकि हम कभी भी स्कूल के साथ एक्सकर्शन पे जाते थे, तो वहाँ पे ज़ारे शरीफ में दरगाह जो होती थी, हम हिंदू जितने भी बस में बच्चे होते थे, सब वहाँ नमन करते थे दरगाह। और आज की वास्तविकता है कि उन्हीं मुसलमानों ने ज़ारे शरीफ की दरगाह को जला दिया। ये एक पक्ष।
दूसरा पक्ष ये है कि जब हम कश्मीर में एज ए हिंदू रहते थे तो हमारी जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है कल्हन जी की, करीबन 5000 वर्ष का उनका कहना है कि हम 5000 वर्ष से वहां रह रहे हैं। तो फिर पता नहीं 1990 कैसे कल्हन जी ने फिक्स किया था कि 1990 में पूरा समापन खत्म, पीछे कुछ मंदिर गुरुद्वारे छोड़ दिए, बाकी लोग निकल गए। तो क्या हमारी कॉमन सेंस ने ये सही किया? क्योंकि एक कंपैरिजन आप लोगों के सामने रखना बहुत जरूरी है। 1971 में जब वॉर हुई थी, बांग्लादेश बना, बांग्लादेश से लोग पलायन करके भारत आ गए। वो भी लगभग 3-4 लाख लोग थे, जिसमें हिंदू थे लेकिन ज्यादातर मुसलमान थे। तो जिनका आज आप भारत में रोहिंग्या का नाम दे रहे हैं। हम भी करीबन 3-4 लोग जो कश्मीर से पलायन करके उस वक्त आए थे। तो क्या हमारी कॉमन सेंस ठीक थी कि हम पलायन करके आ गए? हमने कोई उस वक्त तीर कमान, लाठी, घोड़ा, हाथी यूज नहीं किया कि हम भी वहां पे उस टेररिज्म को फेस करके मर भी जाते तो क्या हो? तो क्या हमारी वो कॉमन सेंस ने तब डिसीजन ठीक लिया था कि नहीं, हम अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, अपने बहनों को, अपनी माताओं को बचाने के लिए 3 लाख का पलायन करके निकलना है? क्या ये हमने सही किया? ये आज की 35 साल बाद ये दृष्टि बहुत जरूरी है इस भारतवर्ष में, क्योंकि उस वक्त जो त्रासदी हुई पिछले 35 साल में, हमारी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट इस विषय के ऊपर बात नहीं करना चाहती है, क्योंकि वो एक भारतीय संविधान के साथ चल रही है कि जिसमें वो कहती कि नहीं, आपका कोई जेनोसाइड नहीं हुआ। तो कॉमन सेंस हमने कहाँ पे छोड़ दी? क्या हमने वो कॉमन सेंस इस वक्त कल्हन महाराज वहाँ पे हिस्ट्री हमारी लिख रहे थे तब हमने कल्हन जी को हैंड ओवर करके हमारी कॉमन सेंस छोड़ दी थी, या 1990 में हमने कॉमन सेंस छोड़ दी थी जब हम वहां से पलायन होकर निकल आ गए? और या आज हमने कॉमन सेंस छोड़ दी कि जब 35 साल के बाद भी भारतीय संविधान हमें ये अपना एक्सप्रेशन करने के लिए रोक रहा है कि हमारे ऊपर जिनोसाइड हुआ, वो कोई भारतवर्ष में मानने को तैयार नहीं है। और हम कह रहे हैं कि हाँ जी, भारतवर्ष में तो हिंदू राष्ट्र हो गया, अब तो यहाँ एनडीए, बीजेपी, मोदी जी, जो भी सरकार है, जो भी नाम आपके मतलब, मेरी कॉमन सेंस क्या कहेगी इस दृष्टिकोण में कि मैं एक देश में रह रहा हूँ जो विकसित हो रहा है, या मैं एक ऐसे देश में हो रहा हूँ जो फिर गुलामी की तरफ मुड़ रहा है? क्योंकि जो 3 लाख मेरे पास 1971 में शरणार्थी बांग्लादेश से आ गए, और उनको मैंने आज तक राशन दिया, फ्री राशन, उनको मैंने आधार कार्ड दे दिया, उनको मैंने बैंक अकाउंट खोला, स्क्रैप पॉइंट्स दे दिए, और मेरे जो बिजनेस पार्टनर बन गए वो आज यहाँ भारतवर्ष में रह करके, और उनकी आबादी 5 करोड़ हो गई 3 करोड़ से। तब जो 5 करोड़ मेरी पूरी सेना, पुलिस मिला करके भी पूरी नहीं होगी अगर वो किसी दिन हमारे यहाँ खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो मेरी कॉमन सेंस क्या कहती है? क्या ये देश वाकई में वो देश है जिसके लिए मैं सीना खोल के लाल चौक पे कह रहा था कि भारत माता की जय, और मैं टेररिस्ट की गोली खाने के लिए तैयार था? बहुत बहुत धन्यवाद आपने, तब पता नहीं मेरी कॉमन सेंस इससे आगे बंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बहुत संवेदनशील विषय है और मैं खुद को इस विषय पे बड़ा संवेदनशील अनुभव करता हूँ, और कॉमन सेंस वाकई यहाँ पे रुक जाती है कि वस्तुतः हम खड़े कहाँ हैं। तो यहाँ हमें कॉमन सेंस की आवश्यकता थी, और वो कॉमन सेंस के कई पक्ष और मेरे सामने आ रहे थे पॉलिटिकली, लेकिन अभी मैं उसमें विस्तार में नहीं जाना चाहता। लेकिन आशुतोष गांधी जी, की जी आशुतोष सर, मैं 5 मिनट आपकी लेना चाहूंगा मैं। आप ज़रूर लीजिए सर। और गांधी की वो कॉमन सेंस पे मुझे बड़ी हैरानी होती है जब उन्होंने हिंदुओं को कहा कि अगर मुसलमान तुम्हारा बलात्कार करते हैं, तुम्हारी हत्या करते हैं, तो तुम जो है उनको करने दो और तुम जो है स्वर्ग जाओ। और इस तरह से कॉमन सेंस कब चली गई? शरणार्थी वहाँ अगर दरगाह में या किसी मस्जिद में रह रहे हैं, तो सर्दियों की भरी रातों में उनको निकलवा दिया वहाँ से पुलिस ने, किस तरह से निकाला गांधी के कहने पे। मतलब बहुत सारे पॉलिटिकल कॉमन सेंस पे ऊपर प्रश्न उठते हैं, लेकिन वो अभी मतलब हमारी बहुत सारी आलोचना का विषय नहीं है, क्योंकि वो फिर विषयांतर हो जाएगा। लेकिन वो एक पक्ष है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बाकी विषयों के, सोशल साइंस और साइंस के बाकी विषयों पे भी हम कॉमन सेंस की बात कर लें, कॉमर्स के ऊपर,
कॉमर्स में भी कॉमन सेंस है, क्योंकि इस वक़्त ट्रम्प ने जो किया है टैरिफ लगाने का जो कॉमन सेंस उसने दिखाई है उसमें कितने ट्रिलियन जो पैसे हैं वो स्वाहा हो गए हैं। तो ख़ैर एनीवे जी गुप्ता जी। जी सर पहले तो आशुतोष जी, जो आपने गांधी जी के बारे में कहा है वो संदर्भ कृपया मुझे बताएं, क्योंकि मेरे को वो संदर्भ नहीं मिला है। मिल जाएगा सर, मैं आपको हाँ, पहली बात। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट हाँ मिल जाएगा। ठीक है, मैं क्योंकि मेरे प्रोवाइड पास हाँ कोई दूसरी मिल बात, जाएगा। जो जी। सुभाष जी ने कहा मैं उनसे पूर्णतः सहमत होते हुए कह रहा हूं सर, कि जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों का, पहली बात तो सर 1990 में पलायन नहीं हुआ है, ये तो 7वां पलायन है। संजय दीक्षित जी की बुक आप पढ़े ऑन ब्रेकिंग इंडिया, तो उन्होंने 7 पलायन की बात की है ईयर वाइज, कॉन्स्टेंटली हुआ है। सुभाष जी सही कह रहे थे। और दुर्भाग्य क्या हुआ है हमारे यहाँ कि सुओ मोटो पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास, वो किसी भी विषय को ले सकती है। एक और तो आप निर्णय देते हैं कि राइट टू लाइफ मींस लिव विद डिग्निटी। क्या एक व्यक्ति जो लुटा पुटा हो गए शरणार्थी कैंपों में रह रहा है, क्या वो राइट टू लिव विद डिग्निटी है? देन हु विल इंश्योर? ये कॉमन सेंस की बात थी, तो यहाँ पर कॉमन सेंस नहीं दिखाई गई है, मैं तो ये समझता हूँ। और अब मैं थोड़ा सा सर बात करना चाह रहा था, जब आपने राजनीति शास्त्र में कहा तो उसके बारे में एक भगवत गीता के 10वें अध्याय के 38वें श्लोक का उदाहरण देना चाहता हूं सर, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, दमन करने वालों का दंड अर्थात दमन करने की शक्ति हूं, जीतने की इच्छा वालों की नीति हूं, और जो आगे कही ये बात बहुत इंपॉर्टेंट, गुप्त रखने योग्य भावों का रक्षक मौन हूं, और ज्ञानवानों का तत्व ज्ञान मैं ही हूं। यही है सर कॉमन सेंस, कि कब जी, आपने अपने भावों को छिपा कर रखना है, जी, कब आपने तत्व ज्ञान को जानना भी है, कब आपने दमन की शक्ति का प्रयोग करना है, कब जीतने की इच्छा रखनी है। ये 2 मिनट दे तो सर, छोटे उदाहरण जी, की बात कर रहा हूं मैं अपनी। जी, वर्तमान सरकार से पहले, जी। सर मेरा कोई उद्देश्य किसी राजनीतिक दल का पहले तो नहीं, नहीं, प्रचार नहीं, वो करना हम नहीं है, समझ गए हैं। जी, जी, नहीं मेरा कोई समझ प्रचार करने का नहीं है, लेकिन सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दमन करने की शक्ति पर आ रहा हूं मैं। हमारे यहाँ 1971 के बाद से, जब से कश्मीर में टेररिज्म आया, हम बड़ी बड़ी बातें करते रहे कि जो है ट्रांस बॉर्डर है ये, लेकिन किसी भी सरकार ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों को खत्म करने की साहस नहीं दिखाया था जो सरकार ने दिखाया। लेकिन दमन करने की शक्ति का होना, ये उसका उदाहरण है। इसी प्रकार से अभी आपने ट्रम्प की टैरिफ नीति की बात की है, उसके ऊपर मैं कहना चाह रहा हूं सर, जैसे ट्रम्प ने टैरिफ नीति लागू की, तो चाहे चीन और बहुत से देश हैं जिन्होंने प्रत्युत्तर में उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया है, लेकिन भारत अभी तक मौन है, चुप है। जबकि हमारे बहुत से साथी बातचीत में मेरे साथ भी बातचीत करते हुए कहते हैं कि गुप्ता जी आप क्यों मौन है, और वो मेरे को आरोपित भी कर देते कि आप मोदी भगत है इसलिए मौन है। वो आरोप मेरे को ले तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे ये भी पता कि हमारे विदेश मंत्रालय का है कि हम निरंतर वार्ता कर रहे हैं, और यही कारण है कि हमारे ऊपर 26% लगा है, चीन के ऊपर 34% लगा है, कहीं पर 40% भी लगा है, और बातचीत हो रही है। और बहुत से क्षेत्रों में हमारे को छूट भी दी गई है, 26 भी नहीं है, जिसमें सबसे मुख्य फार्मास्यूटिकल का। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस श्लोक को यदि आप ध्यान में रखें तो कॉमन सेंस की बात इसमें है, राजनीतिज्ञों के लिए, शासक के लिए, राज्य के लिए, कि कब हमें, ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है सर, कि कब हमने दमन की नीति अपनानी है, कब दूसरे को जीतने की, कब मौन रहना है, और कब, और इसके लिए हमें तत्व ज्ञान यानी कि वास्तविक तत्व ज्ञान का अर्थ क्या है कि वास्तविकता से परिचित होना आवश्यक है, जी, जी, केवल शाब्दिक नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये उचित है बात आपकी।
और मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी इस बात से। आशुतोष जी 1 मिनट चाहूंगा। जी। रविंदर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कुछ स्पष्टीकरण नहीं देना चाहता हूं, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आपने जो पुस्तक का रेफरेंस दिया है और आपने कहा कि इससे पहले वहां पे 6-7 बार पलायन हो चुका है, वो मैं तर्क में नहीं जाना चाहता हूँ, वो नहीं हुआ। लेकिन जो पहले वाले पलायन 7 हुए हैं और जो पलायन 1990 में हुआ है, फर्क इतना रहा कि 1990 से पहले जो 6 बार पलायन हुए हैं उसमें नेबर ने और दोस्त ने आपको बलात्कार में नहीं डाला। उसमें एक आक्रांता था, बाहर से आया, उसने आपको गला काटा और कहा कन्वर्ट हो जाओ, नहीं हुए तो भाग गए। लेकिन जो आपका नेबर था या दोस्त था, उसने आपका गला नहीं काटा, उसने आपकी माँ बहन का रेप नहीं किया। लेकिन 1990 में जो पलायन हुआ है वो इसलिए बहुत ही संवेदनशील है क्योंकि उसमें आपके नेबर ने और आपके दोस्त ने आपका पलायन किया। उसमें बाहर का कोई आंकड़ता नहीं आया। उसमें मैं किसी भी आदमी को ये कहने के लिए कहूंगा कि हाँ जी पाकिस्तान से हमारे यहाँ टेररिस्ट आए और इसलिए हम कश्मीर से भागे, वो गलत। हमारे जो मित्र थे, हमारे जो नेबर थे, भले ही वो आज से 500 साल पहले हमारे कजिन थे, कन्वर्ट हो गए, मुसलमान बन गए, कोई फर्क नहीं पड़ा उससे। लेकिन हम उसके बाद भी उनके साथ जीने मरने के लिए खड़े रहे। लेकिन 1990 में जो हुआ, और अगर गलती से हम में से कुछ लोगों ने कश्मीर फाइल्स देखी है, उसमें एक दृश्य बड़ा देखने लायक है कि टेररिस्ट जब वो एक हिंदू के घर पे जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, मारने के लिए, तो वो उसको मिलता नहीं है क्योंकि वो अपनी एटिक में चावल के ड्रम में छुपा रहता है। और उस घर में से वो टेररिस्ट निकल जाते हैं कि वो है नहीं घर पे। और नेबर जो उनका है, लेडी, वो खिड़की से टेररिस्ट को इशारा करती है कि वो एटिक में है ऊपर, और वो ड्रम में जाकर उसको मार करके फिर उसकी बीवी को उसका खून खिलाते हैं। मतलब ये तो एक ड्रामा है, मगर वास्तविकता आप समझ लीजिएगा कि 1990 का पलायन वो पलायन नहीं है कि बाहर से आक्रांता आ गया, उसने हमारे गले काट लिए। और यहाँ तक हमारी एक कॉमन वहाँ पे पार्लेंस में है कि कितने एक मन यज्ञोपवीत जलाए गए थे, इतने हिंदू मारे गए थे। मतलब यज्ञोपवीत का आप समझ सकते हैं वजन कितना होगा, 10 ग्राम भी नहीं होगा यज्ञोपवीत का वजन। तो अगर एक मन यज्ञोपवीत जलाया गया तो कितने हिंदू को मारा गया होगा। वो कोई बात नहीं, आक्रांता आ गया, आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपका नेबर है और आपका फ्रेंड है जो 1975 और 80 के बीच में JKLF ज्वाइन करता है। भारत सरकार को पता है कि वहां JKLF अग्रसर हो रहा है। भारत सरकार को पता है कि वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस का एकदम हैंडशेक है। तो आपके आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है। 20 साल के अंदर अंदर उन्होंने 1990 में खत्म। नहीं तो हम कभी भी कश्मीरी इस बात को बाहर जाने ही नहीं देते कि उन्होंने हमें कहा रलियो चलियो या गलियो। ये भाषा 1990 की है, ये उस आक्रांता की नहीं है जो तुर्कमेनिस्तान या चंगेज खान से आया। उसने कभी ये नहीं कहा रलियो चलियो या गलियो। उसने तलवार उठाई, गले काट लिए। उसने ये पूछा नहीं कि रलियो चलियो या गलियो। मगर 1990 में ये कहा गया, मेरे नेबर ने, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा। इसलिए 1990 का पलायन थोड़ा सा खतरनाक है। हम इसलिए नहीं चाहते हैं भारत सरकार को कि आप हमारा मैसेकर जीनोसाइड डिक्लेयर कर दीजिए, क्योंकि हमें कोई स्पेशल रिलीफ या फिर कोई स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट मिलेगा। हम सिर्फ भारत सरकार को ये उजागर करने के लिए कह रहे हैं कि भैया कहीं दूसरी जगह ऐसा ना हो जाए, जिसकी बहुत सारी संभावनाएं हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि भैया इसको एक जीनोसाइड डिक्लेयर करो, ताकि आने वाले समय में कौन हमारे ऊपर राज्य करेगा, कौन नहीं करेगा, ये किसी को पता नहीं, कोई प्रेडिक्शन नहीं है हमारे पास। लेकिन एक लाइन तो बनी रहे कॉन्स्टिट्यूशन में कि किस चीज को जीनोसाइड आप कहना चाहते हैं, ताकि दूसरी जगह पे पुलिस फोर्स को आप पहले से वो गाइडलाइन अपनी संहिता में दे सकते हैं। धन्यवाद। जी 2 मिनट दे रहा हूँ सर, 2 मिनट दूंगा। सुभाष जी, पहले तो आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने जो बीच का डिफरेंस बताया 1990 के पलायन का और बाकियों का, ये वास्तव में सही है। लेकिन मेरा वहां कहने का अभिप्राय क्या था
कि जो एक फास्ट नैरेटिव डाला गया है कि कश्मीरियत इंक्लूसिव है, वो पंथ निरपेक्ष है। यदि कश्मीरियत इंक्लूसिव थी, पंथ निरपेक्ष थी, तो फिर पहले 6 भी क्यों हुए? क्या तब गुलाम मुस्तफा के नाम पर, रसूल मुस्तफा के नाम पर पलायन नहीं हुआ? मेरा केवल इतना पॉइंट था। और जो सुभाष जी आपने कहा, इसके ऊपर बहुत ही सुंदर, यानी कि जिसकी ओर आपने ध्यान दिलाया है, वाकई सराहनीय है। और रजत मित्रा जी ने इसके ऊपर एक किताब भी लिखी है, इनफाइडेल जी, जी। नेक्स्ट डोर। जी, जी, बिल्कुल। साइकोलॉजिकली किस प्रकार से, यानी कि इसमें उनकी भी कॉम्प्लिसिटी है नेबरहुड की, वो बुक पढ़ने योग्य है जी, सर, जो जी। कि हमारी कश्मीर की वास्तविकता को बताती है। चलिए आगे ठीक डॉक्टर साहब इस विषय को अब यहीं रोकते हैं, क्योंकि फिर वो कॉमन सेंस जो है वो पीछे रह जाएगा। तो हम थोड़ा-सा आगे और अग्रसर होते हैं, क्योंकि फिर इसका हम पूर्णता की ओर लेके इसका विश्राम करेंगे। जी डॉक्टर अविनाश जी, तो बुद्धिज़्म के पर्सपेक्टिव से आप बात कहना चाहते हैं या किसी और पक्ष से? नहीं, अब वो तो कर लेंगे। अभी जो उन्होंने बात की, मेरा अपना देखा हुआ अनुभव है। कई बार मैं कश्मीर गया और 89 में मैं कश्मीर गया। बाहर में सारी चीजें शांत हुआ करती थी, मैं डल झील में ठहरा हुआ था। रात में मेरी निद्रा माने भंग होती है इस आवाज से, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, हिंदुस्तान मुर्दाबाद। और फिर प्रभात काल होते हुए सारी शांति आ जाती है। अंदेशा तो हम लोगों को वहीं पर हो चुका था। जी, तो जी। और दूसरी बात ये मैंने देखा, जब मैं एनसीसी के ट्रेनिंग के लिए मैं नागपुर गया हुआ था, नागपुर गया हुआ था, तो वहां पर कश्मीर से 4-5 लोग आए थे। उसमें 2-3 हिंदू थे, 2-3 मुस्लिम थे। और ये हिंदू लोग इतना डरते थे वहां पर कि मैं कथन नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने यहाँ तक के बताया कि हम लोगों को अलग रेट में सब्जियां मिलती है, दूसरों को अलग रेट में यह कहते हुए मिलती है कि तुम हिंदू हो इसलिए तुम्हारा रेट ये है, और तुम मुस्लिम हो तो ये उनका रेट ये है। तो ये जी, जी। भेदभाव तो बहुत बहुत दिनों से चला आ रहा था। चलिए इस सारे विषय के ऊपर अभी फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि कश्मीर के इश्यूज के ऊपर अभी हमारी कई भी चर्चाएं पेंडिंग है। तो अभी उसकी ओर ज़्यादा नहीं तो वो विषयांतर इतना अधिक हो जाएगा कि हम बिल्कुल भूल जाएँगे कि कॉमन सेंस हमारी कहाँ चली गई। तो चलिए, बहुत संक्षेप में किसी और की कोई टिप्पणी है तो मैं चाहूँगा अखिलेश जी, आनंद जी, दोबारा से अक्षय जी, आप लोग इसके ऊपर कोई टिप्पणी करना चाहें तो संक्षेप में। जी, देवदत्त जी आप कर लीजिए, फिर इसके बाद लास्ट कमेंट जो हैं वासुदेव डॉक्टर साहब एक बार फिर करेंगे और फिर हम इस चर्चा को विश्राम देंगे। जी, देवदत्त जी। तो वासुदेव सर ने बहुत ही अच्छा बोला, मतलब शास्त्रों का रेफरेंस देके, पर है वही हो। मैं इसको थोड़ा स्फेरिकल मॉडल ऑफ कॉमन सेंस में बताना चाहूंगा। तो जैसे कोसेंट्रिक स्फीयर होते हैं जिनका एक ही सेंटर है, और जो स्फीयर होते हैं हमारे, वो एक स्फीयर एक ही तरह के लोगों को दिखाता है, मतलब उनके क्रियाकलाप, उनकी गतिविधियां। और जो दूसरा स्फीयर होता है वो दूसरे टाइप के लोगों की गतिविधियों के लिए वैलिड होता है। अब यहाँ धर्म की एंट्री होती है। अब जैसे आम लोगों का धर्म है गृहस्थ धर्म, जो वर्ण आश्रम है, वो वाला एक स्फीयर है। दूसरा स्फीयर क्या है कि जो पूरी तरह जो सन्यासी है, अवधूत है। अब यहाँ पे कॉमन सेंस और अनकॉमन कहाँ था? यहाँ पे जो एक स्फीयर होता है उसकी एक्टिविटी वहां पे कॉमन सेंस होगी, पर वो यदि उस स्फीयर में रह रहा है और वो एक्टिविटी दूसरे स्फीयर की करे तो अनकॉमन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे हम मुर्दा खाने लगे तो वो कॉमन सेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि मुर्दा खाने वाला तो अवधूत वाला, उनका तांत्रिक वाला काम है, तो उनका धर्म है ये। तो इसी तरह जैसे नंगा होना अनकॉमन है, पर जो नागा लोग तो हो सकता है ऐसे। तो यहाँ धर्म का मैं मेन रोल देखता हूँ, और इस तरह ये स्फेरिकल मॉडल से डिफाइंड होती है चीजें। थैंक यू। चलिए ये अच्छी बात है, सोशल साइंसेस के एंगल से इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। जी अक्षय जी और उसके बाद अखिलेश जी, आनंद जी, एक बार आप लोग अपना संक्षेप में एक-एक कमेंट कर लीजिए और उसके बाद फिर इसको हम पूर्णता की ओर जो है विश्राम देंगे। जी, अक्षय जी। ओम, जैसे कि बात आई कि भाई एप्लीकेशन की,
तो देखिए एप्लीकेशन व्यक्ति तभी कर सकता है जब वो खुद साधना करे। जी हाँ, जब उस पद्धति का पालन करे तब जो उसको बात समझ में आती है अपने यहाँ। तो वैसे भी वैदिक काल के ऋषियों ने 3 फ़ॉर्मूलाज़ दिए हैं जज करने की ऑथेंटिसिटी ऑफ एनी काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन। तो वो इंसान जब करेगा तभी वो तो जाके वो समझेगा ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। जो विवेक रूपी है, जो विवेक है, तब उसका जगेगा, तब जाके वो सेंसलेस और सेंस ऑर्गन और सेंसफुल ओके। काम खुद भी कर पाएगा और औरों से करवा पाएगा। जी, जी। नहीं तो क्या है कि फिर बातें ही रह जाती हैं, उसमें क्या आना जानी है। आंतरिक ठीक। चेतना का विकास, आंतरिकता का विकास, जिसका खैर बौद्ध दर्शन में तो काफी अच्छा उसका उल्लेख भी है, बिल्कुल। वर्णन भी है। और क्या? बिल्कुल। जी। निश्चित रूप से मैं ज़रूर चाहूँगा कि जातक कथा के ऊपर हम टिप्पणी करते, लेकिन मेरे से वो थोड़ा-सा प्रमाद हो गया। नहीं तो जातक कथाएँ इस विषय में हमारी बहुत सहायता करती। जी, डॉक्टर आनंद जी। Namaskar. Ancient wisdom is basically asking questions. Hinduism is asking questions, and there are no silly questions because silly questions only will lead to some kind of development. And that is why I believe that we need to be looking at scientific inquiry, शास्त्रीय चिकित्सा, और शास्त्रीय चिकित्सा के बाद कॉमन सेंस. जी। That's what I ओके। believe. जी। डॉक्टर साहब मैं ज़रूर चाहूँगा कि इसके ऊपर आप कभी अलग से एक अगर कुछ बात कर सकें और इस विषय को कैसे विस्तार में लाएँ या प्रैक्टिस में लाएँ, ये कॉमन सेंस का या साइकियाट्री में और साइकोलॉजी में इन सारे विषयों को कैसे देखते हैं? तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि इसके ऊपर आप कभी हमारे साथ चर्चा करें। ठीक है? Yes. जी, Thank you. ज़रूर। ये मेरा आपसे आग्रह है और मैं उम्मीद करता हूँ अब आप विदेश नहीं जाएँगे। जी, डॉक्टर अखिलेश जी। जी, जी, सर। यद्यपि वो आपके विषय से थोड़ा-सा बाहर है, पर मैं आपके ज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ कि जो इस्लामिक मान्यता है, उनकी आक्रमणता है और उसका विश्लेषण सबसे पहले महर्षि दयानंद ने 1875 में सत्यार्थ प्रकाश में कर दिया एक समुल्लास के माध्यम से। हम सबका ठीक ये है। दुर्भाग्य रहा कि हम उसको पढ़े नहीं, हम उसको जी, जी। समझे नहीं। जी, जी। हमने इस्लाम मानने वालों की मानसिकता को जाना नहीं। उसी जी। का ही दुष्परिणाम है कि जब 1847 में उन्होंने कुल 33% जमीन ले ली, जबकि वो कुल अविभाजित भारत में 22% ही थे, तो भी वो नहीं बिल्कुल। गए और 15% भारत में रह गए। तो आज क्या स्थिति बन रही है कि हम उनको रोज समझाते रहते हैं कि नहीं जी, वक्फ बोर्ड तो इसलिए है, वो चीज तो इसलिए है। मुझे आश्चर्य है कि उस समय जो कानून बनाने वाले थे, उन्होंने क्यों राष्ट्रभक्ति का परिचय नहीं दिया और उनको कम से कम वोटिंग के अधिकार से तो अलग कर देते। उनके उनके जो है सर। और दूसरी जी, सुविधाएं तो जो है निश्चित जो है सही। कर देते, उनको वैसे ही बना दिया, यानी एक्सेप्ट कर लिया कि हमने भैया जी। 33% जमीन दे भी थी और तुम भारत में भी रह लो और तुम अपनी नई नई मांग भी उठाते रहो। ये कॉमन सेंस है क्या? उस समय ये के कॉमन लोगों सेंस की है? यही बात है कि वो उस समय के पॉलिटिकल लोगों की विज़डम। जी। अज्ञानता थी। जी, जी। जी बिल्कुल। जी वो पॉलिटिकल कॉमन सेंस नहीं रही ना सर, उसी के दुष्परिणाम रहे हैं। लेकिन चलिए ये है। और किसी की कोई टिप्पणी है तो फिर मैं डॉक्टर साहब को आमंत्रित करूँ, डॉक्टर वासुदेव जी को, और उसके बाद फिर हम धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। किसी और ने कोई टिप्पणी करनी हो, किसी और ने कुछ वक्तव्य हो? चलिए, तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नमस्कार। हाँ, वासुदेव जी को। अच्छा, जी, सर। ये यहाँ पर चर्चा में बहुत लोगों ने बहुत कुछ अच्छे विषय के ऊपर चर्चा किए हैं, लेकिन वो सब सेंस के ऊपर है। मुझे कहीं भी कॉमन सेंस नहीं दिखा। कॉमन जी। सेंस इज मोस्ट अनकॉमन। वो ही चीज नहीं दिखा। हुँ। कॉमन को अगर हम सामान्य कहेंगे तो सामान्य का 2 विभाग होता है। कुछ चीजों में सामान्य जो कुछ ही चीजों के में समान रहता है। बाकी महासामान्य जो है वो सब हुँ। में समान रहता है।
कॉमन जी, सेंस वही होता है जो सोर्स से हम लोग लाएंगे। एक कॉमन सोर्स से जो लाएंगे उसको कैसे डेवलप होता है, किसी का कॉमन सेंस दूसरे के कॉमन सेंस से अलग क्यों होता है, ये जो मैकेनिज्म है इसके ऊपर एक भी डिस्कशन नहीं हुआ। जो जी, जी। मैंने बताया था वृत्तित्व संपर्क, हुँ, वृत्तित्व संसर्ग से एक विभाग मैंने बताया आसक्ति। आसक्ति का गीता में पूरा का पूरा वर्णन दिया, टोटल मैकेनिज्म दिया कि किसका जो सेंस है वो कैसे डेवलप होता है, उसका ध्यायतो विषान पुंस ये इसी श्लोक में पूरा का पूरा विवरण दिया गया है। ओके। उसके ऊपर हुँ, अगर आप वैज्ञानिक चर्चा करना चाहे, विज्ञान चर्चा करते हैं इसके ऊपर, तो उसका आलोचना करिए। जो ध्यायतो विषान पुंस उसी से ये हर विषय पर उसी का सामान्य आ जाएगा, वही होगा कॉमन सेंस। जैसे मान लीजिए आप पॉलिटिकल कॉमन सेंस कहते हैं, हुँ, पॉलिटिकल कॉमन सेंस भी पॉलिटिक्स का टोटलिटी जिसको मालूम है वही जी, उसी से अगर हम आएंगे तो यहाँ क्या करने से क्या अच्छा रहेगा, वहाँ क्या करने से क्या अच्छा रहेगा, ये इसका जो पूरा का पूरा अभी ट्रम्प के विषय में चर्चा चल रहा था। अभी कुछ लोग कहते हैं कि ट्रम्प जो कर रहा है अच्छा कर रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि बड़बड़ा है, बुरा कर रहा है, उसके लिए इसका दोनों पक्ष हैं। लेकिन कॉमन सेंस वही होगा जिसमें दोनों पक्ष का विचार कर मुझे यही करना चाहिए, मैं यही करूंगा, वही कॉमन सेंस होगा। जी, जी, उसके विषय में कोई देखता नहीं है, सब अपना-अपना विचार को कॉमन सेंस बोल लेते हैं। जी, बिल्कुल। कॉमन मैन का सेंस। सही जी, ठीक है। बिल्कुल आपने उचित कहा है और अच्छा किया आप क्योंकि विषय ऐसे ही होते हैं, वो विस्तार में चले जाते हैं तो उनको कोई समेटने वाला चाहिए ताकि वो फिर अपनी मूल स्थान पर आएँ और वहाँ से फिर दोबारा उस चर्चा का विस्तार हो। तो आपका धन्यवाद है कि आपने दोबारा इस विषय को केंद्रित किया और फिर यही सारे संवाद का आधार होता है कि केंद्र से विस्तार और विस्तार से केंद्र की ओर हम चलते रहें। और शायद यही हमारी ज्ञान परंपरा रही है कि वेदों में जो किया गया, ज्ञान का जो विस्तार था उसको वेदों में समाहित किया गया, फिर उसका विस्तार हुआ, पुराणों में चले गए, फिर उसको विस्तार दर्शनों में संक्षेप किया गया, फिर वो विस्तार में टीका-टिप्पणियों में चला गया, आदि-आदि। तो ये प्रयास ही हैं और क्योंकि हम लोगों के उतना अभ्यास भी नहीं होता है संवाद का, तो इसलिए थोड़ा-सा विस्तार हो जाता है। लेकिन चलिए अच्छा रहा, फिर भी हमने अलग-अलग दृष्टियों से इसके ऊपर विचार करने की कोशिश की है, इतना ही है। लेकिन जो मूल बात थी वो तो केवल इतनी ही है कि क्या हम इसको एक विषय के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और वो भी विशुद्ध रूप से भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टि से कॉमन सेंस को का सिलेबस बनाएँ, उसका एप्लीकेशन एरिया बताएँ, उसमें थ्योरीज़ कैसे होंगी, कैसे प्रैक्टिकल होंगे, तो ये लगभग उस दृष्टि से ही था। तो मेरा आग्रह रहेगा कि जो मैंने फॉर्म आप लोगों के साथ साझा किया है, अगर आप लोग उसको भर देंगे, तो अच्छा रहेगा और उसपे उसका जो और उसपे अगर आप में से कोई पेपर पब्लिश करना चाहे या आपका कोई संगी साथी उस विषय पे कोई पेपर पब्लिश करना चाहे या प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहे, तो उसको मैं सारा का सारा ये मटेरियल शेयर कर दूँगा। तो आज की इस चर्चा को, आज के इस संवाद को हम यहीं विश्राम देते हैं। और अच्छा लगा कि कैसे हमारी कॉमन सेंस विस्तार को प्राप्त होती है, फिर हम उसको समाहित करके अपने पास लाते हैं, फिर इधर-उधर जाते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा सुखद और सुंदर अनुभव रहा। और निश्चित रूप से ऐसे संवाद में कठिनाइयाँ आती हैं क्योंकि जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि उस संवाद का हमें अभ्यास नहीं है। उस दृष्टि से हमें हम भी खुद विचार करना ही सीख रहे हैं। आप सब लोगों के सहयोग से विचार करने के लिए भाषा कैसी चाहिए, भाव कैसा चाहिए, बुद्धि कैसी चाहिए, तर्क कैसे चाहिए, ये सब आप लोगों से हम ग्रहण कर रहे हैं। तो आज की चर्चा में आप सब लोग उपस्थित हुए, समय दिया, अपना ज्ञान दिया, उसके लिए मैं आप सबके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ और बहुत जल्दी ही किसी अन्य विषय के ऊपर हम दोबारा चर्चा के लिए उपस्थित होंगे। तो धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार आप सबके सहयोग के लिए। तो आज की चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं।